करने वाले हैं यानी देखने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी पेपर सॉल्यूशन 2023। ठीक है, ये देखा जाता पेपर कब हुआ था 20/7/2023 का ये पेपर है। ठीक है, यानी 2023 का ये पेपर सॉल्यूशन। इसके पहले हम बता देना चाहते हैं, देखिए आप साल भर कुछ भी नहीं पढ़े हैं। क्या साल भर कुछ भी नहीं पढ़े हैं? केवल आप अच्छे तरीके से क्या क्या तैयार कर लिए। देखिए सबसे पहले 2023 का पेपर सॉल्यूशन अच्छे तरीके से, 2024 का पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, इसको उसके बाद हमारे द्वारा बनाए गए जो सुपर 25 क्वेश्चन है, कितना सुपर 25 क्वेश्चन विथ आंसर है। सुपर 25 क्वेश्चन को उनको रखा गया जो 3 साल के पेपर को एनालिसिस करके बनाया गया है। ठीक, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप चुटकियों में क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट। देखिए ये हम आप इसमें आप चाहे इंग्लिश वर्जन चाहिए वो भी हम करा चुके हैं, हिंदी वर्जन चाहिए हर एक सब्जेक्ट का वो भी करा चुके हैं, यानी हिंदी इंग्लिश मिक्स करा चुके हैं एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, 2024 के सभी पेपर को करा दिया गया था, 2023 के सभी पेपर को भी करा दिया गया है। ठीक है, ये हमारे पास क्या करिए मेरा दोबारा ईयर का। ठीक है, ये तुम्हारे पास देखा जाए तो फार्माकोथेरेपेटिक्स, फार्माकोलॉजी, लायनिथिक्स, उसके बाद हम देखा जाए। ठीक है, तो ये इसके हम हॉस्पिटल आज खत्म करने वाले, 2 सब्जेक्ट और बैठेगा, कम्युनिटी एंड बायोकेमिस्ट्री। 1 से लेकर 2 दिन के अंदर ये खत्म हो जाएगा। जो सुपर 25 की जो सीरीज चालू की जाएगी अधिकतर से अधिकतर 3 से 4 दिन के अंदर हम सब पूरा पीट देंगे। ठीक है, अब 1 नंबर वो 3 सब्जेक्ट का। ठीक है, ये तुम्हारे पास हो जाएगा अच्छे तरीके से। आप इससे एनालिसिस कर लीजिएगा तो आपके सामने एक नई एनर्जी के साथ, नई उत्साह के साथ हम शुरू करते हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। ठीक है, देखिए जो अंत तक जुड़े रहेंगे आशा करते हैं पूरी तरह से एकदम से सीख कर जाने वाले हैं। ठीक, तो ये आपके सामने पेपर है। अब देखिए हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी कोड की बात की जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा 26/010 दिया गया है, और नंबर की बात की जाए तो कितना है 80 नंबर का 3 घंटे के अंदर। ये सब अच्छे तरीके से आप जानते हैं। सीधे अपने मेन मुद्दे पे चलते हैं। गुड इवनिंग। ठीक है सभी को। अब हम पार्ट ए पे आते हैं, यानी इसमें 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी होता है। ठीक है, ये हिंदी वर्जन है, याद रखना हिंदी वर्जन है। इसे सुपर 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 एकदम सटीक तरीके से ये लिखा गया पोर्शन है। ठीक है, कैसे लिखना जैसे हम बताएंगे उसी तरह से। देखिए हेडिंग वगैरह ऐसे आपको डालना पड़ेगा तो बड़ी शानदार लगेगा भाई। देखिए कॉपी में ऐसा लिखिए कि एकदम से लगे शानदार एकदम से। ठीक है, शानदार जब लगेगा, ठीक है, जब शानदार लगेगा तभी काम हो पाएगा। एग्जाम में हम कुछ लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपके सामने ये रहा हॉस्पिटल फार्मेसी। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछ दिया, सबसे पहले देखते हैं। एनी आंसर 6, कोई 6 का पूरा डिटेल में आपको आंसर, लॉन्ग है तो आप आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करिएगा। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं सर पेज भर के आए। पेज नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्या आपकी कि जो कॉन्सेप्ट 1 पेज में कंप्लीट हो जाए और अच्छी बात है, 2 पेज में कॉन्सेप्ट क्लियर हो और अच्छी बात है। ठीक है, तो उसी तरह से आपको कॉन्सेप्ट वाइज, जैसे लाइन एथिक्स में अब तुम सोचो पेपर भरने के लिए लाइन एथिक्स में तो तू पेपर ऊपर न भर पाओगे, क्योंकि उसमें सटीक होता है, ये पॉइंट है, इतना पॉइंट है, उतना पॉइंट, उसमें तुम क्या बना पाओगे, ज्यादातर कुछ भी नहीं बना पाओगे। ठीक, इसलिए पेपर पे ज्यादा खींचने की कोशिश न करिए। ठीक है, यदि मान लेते लॉन्ग रहेगा तो कम से कम आपको 1 से लेकर 1.5-2 पेज तक लिखना रहता है। पहला क्वेश्चन, गिव द रिक्वायरमेंट एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट इन ए हॉस्पिटल। कहने का मतलब एक हॉस्पिटल है तो फार्मेसी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या है रिक्वायरमेंट होती है, इसको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। तो आपके सामने ये रहा प्यारा सा। पहले समझते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है, उसके बाद उसमें जो फार्मासिस्ट काम करते हैं वो क्या कर देते हैं, इसको पूरा डिटेल में हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो क्या लिख रखा है, हॉस्पिटल एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। हॉस्पिटल देखा जाए तो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, 1-2 आदमी तो रहते नहीं, बहुत बड़ी ग्रुप उनकी रहती है। यदि अच्छा हॉस्पिटल रहे तो वो वाला तो अलग बात है, जो 10-5 लड़कियां रख लेते हैं वो तो अलग बात है। ठीक है, अब हो क्या तरह है, देखिए एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है। यह इसमें क्या होता है, यह ट्रेनर, वेल एजुकेटेड तथा साइंटिफिक इक्विपमेंट की सहायता से हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब सोच सकते हो ट्रेंड होने चाहिए, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, चाहे नर्सेस हो, चाहे डॉक्टर हो। ठीक है, और वेल एजुकेटेड होना चाहिए, मतलब अच्छे से क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उनके पास ट्रेनिंग सुविधाएं होनी चाहिए। और उस हॉस्पिटल में नए नए जो साइंटिफिक इक्विपमेंट होते हैं कि नहीं देसी तरीके से आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं, जो हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसे हम फार्मेसी यानी हॉस्पिटल फार्मेसी बोलते हैं। अब लिखा है यानी हॉस्पिटल डिफिनेशन आते हैं। अब हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कहा ना, तो हम देखते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी एक हेल्थ केयर है जिसमें दवाओं और चिकित्सा उपकरणों को चुनने, तैयार करने, कलेक्शन करने और डिस्ट्रीब्यूट करने आदि का शामिल किया जाता है। क्या क्या होता है, यदि एक हॉस्पिटल फार्मेसी में देखा जाए तो क्या क्या एक्चुअल में होता है।
सबसे पहले हेल्थ केयर जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है, नए नए उपकरण को चुनने, तैयार करने तथा कलेक्ट करने तथा डिस्ट्रीब्यूट करना भी आदि शामिल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये हॉस्पिटल बोला जाता है। हॉस्पिटल फार्मेसी का मेन उद्देश्य क्या होता है, ड्रग्स को रिसीव करना, उसको स्टोरेज करना, पेशेंट तक वितरण कराने की जिम्मेदारी होती है। कहने का मतलब किसी ने होलसेल से जगह से लाते होंगे, यस सर लाते हैं, तो उसको पहले रिसीव करेंगे अपने मेडिकल स्टोर में, क्या करेंगे, फार्मासिस्ट जो रहेंगे अपने आप स्टोरेज करेंगे, फिर पेशेंट को जाके हर एक बेड पर देंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, हॉस्पिटल फार्मेसी दवा निर्माण और पेरेंटल प्रोडक्ट बनाने का भी कार्य करता है। कहने का मतलब दवा को निर्माण, ये नहीं कोई कंपनी में बनाएगा, ऐसा नहीं, कंपनी से बन के आती है तो वो डोजेज बनाते हैं कि ये अच्छे मान लेते, एक डोजेज में कितना कितना हो सकता है। जैसे कोई पेशेंट है तो उसको 4 दवाइयाँ चाहिए, तो 4 एक 2 टिकिया काट के 4 वो बनाएगा खुराक, ठीक है, तो उसको वो देगा। ठीक, अब यहाँ से तुम्हारे पास यानी कितनी रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, यदि एक हॉस्पिटल में देखा जाए तो कितनी किसकी आवश्यकता होती है, और इस पे एमसीक्यू पूछा जाता है भाई। ठीक है, और एमसीक्यू पूछा जाता है और रियलिटी ना हो तो अभी देखिए हम आपको बता देते हैं रियलिटी, इस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा, नंबर ऑफ फार्मेसी रिक्वायर फॉर द 200 बेड इन हॉस्पिटल। देखिए क्वेश्चन बना कि नहीं, तो इसी तरह से देखिए ये जो टाइम हमारे पास, देखिए हम जो नोट बनाते हैं भाई टाइम लगता है, बट हर एक चीज देख कर ही बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है, यानी 200 बेड के लिए कितना फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पर लिखा है हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की आवश्यकता, यानी कितनी उनकी आवश्यकता होती है। ठीक, तो सबसे पहले दे रखा अप टू, ठीक है, अब तुम्हारे पास अप टू कितना, यानी 5 बेडेड होना चाहिए, मतलब सॉरी 50 बेड, यानी 50 बेड रहेगा तो कम से कम आपके 3 फार्मासिस्ट होने ही होने चाहिए। कितने, आपके 3 फार्मासिस्ट होने ही होने चाहिए। ठीक, एक बार कंफर्म कर देना भाई आवाज आ रही है कि प्रॉपर कि नहीं। ठीक है, यानी 50 बेड यदि रहेगा, ठीक है, 50 बेड रहेगा तो कम से कम 3 फार्मासिस्ट होने ही होने चाहिए। 100 बेड पे आपके कितने होने चाहिए, ठीक है, 100 बेड पे तुम्हारे पास 5 होने चाहिए, 200 बेड पे कम से कम तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, 8 फार्मासिस्ट होने चाहिए, 300 बेड पे कम से कम 10 फार्मासिस्ट होने चाहिए। ये एक शेड्यूलिंग बनाई गई है, इसी पे आपको वर्क करना रहता। देखिए अब सबसे बड़ा हॉस्पिटल में कितना बेड होता, कम से कम 1000 से ऊपर होता है। अभी देखा जाए तो केजीएमयू का नाम सुने को, जो लखनऊ में उपस्थित है, ठीक है, उसमें एटलीस्ट माना जाता है 855 यानी 55 बेड है, हम जानते हैं 50 या 55 बेड है। जब कोरोना आया था तो वो अपना नोटिस दिए थे तो उसमें वो शामिल था। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से। अब एक फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है यहाँ पर हम एक्सप्लेन किए हैं। देखिए एक फार्मासिस्ट होता है तो दोनों जगह काम कर सकता है, हॉस्पिटल के अंदर भी कर सकता है, हॉस्पिटल के बाहर भी कर सकता है, यस सर कर सकता है। तो यहाँ पर लिखा है आउट पेशेंट। देखिए अब यहाँ पर हम आउट पेशेंट को, यदि आप इन पेशेंट को करना चाहते तो उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, आउट पेशेंट पे करते हैं। लिखा आउट पेशेंट फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी क्या होती है, इनके बारे में बताते हैं। सबसे पहले देखिए, पहले सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया में ये क्या करेंगे, ठीक है, रॉयल स्टेज गुड मॉर्निंग भाई, ठीक है, गुड इवनिंग है, ठीक है। यानी देखो क्या आउट जो पेशेंट होते हैं, एक बार प्रॉपर आप बता दीजिए आवाज आ रही है कि नहीं, प्रॉपर आवाज आ रही है, दिख रहा है कि नहीं, यस और नो में जवाब दे दीजिए, ठीक है, तो फिर आगे बढ़ा जाए। अब देखिए ये कई जगह काम कर सकते हैं। सबसे पहला एरिया तुम्हारे पास सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया क्या होती है। सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया क्या होती है, ऐसे एरिया में रहेंगे जो सेंट्रल रहेगा, जैसे हॉस्पिटल के। अब यहाँ पे आउट पेशेंट मतलब समझते हैं कि नहीं, यस सर, ठीक है, आउट पेशेंट मतलब समझते हैं, वो केवल आएंगे, पर्ची कटाएंगे, डॉक्टर से दवा लिखवाएंगे, आपसे दवा लेंगे, घर चलेंगे, हॉस्पिटल के अंदर भर्ती वगैरह नहीं होंगे, तो उनको ओपीडी वाले पेशेंट बोला जाता है, जिसे हम आउटडोर पेशेंट बोलते हैं, उसलिए आउट पेशेंट लिखा गया है। अब सेंट्रल एरिया में बिल्कुल सही आवाज आ रही है विकास सर, गजब भाई, ठीक है। अब देखिए होता क्या, सेंट्रल एरिया में कैसे काम करते हैं, करेक्ट ड्रग्स मिक्स, ठीक है, तकनीक का उपयोग को सुनिश्चित करते हैं, मतलब जो अलग अलग दवाइयां होती है उसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने का मतलब नहीं 4-5 दवाई एक कम डाल देते हैं बोतल में, नहीं, जो काट के रखते हैं उसी को मिक्सिंग बोला जाता है, ठीक है। तो वही तुम्हारे पास करेक्ट दवा मिक्स यानी मिक्स तकनीक का उपयोग को सुनिश्चित करना इनकी जिम्मेदारी बनती है। नेक्स्ट में पेशेंट के लिए रिकॉर्ड तथा बिलिंग बनाना। रिकॉर्ड मतलब क्या होगा, हर एक पेशेंट का देखा जाए तो हमारे पास बिलिंग की जाती है। बिलिंग मतलब समझते हो कि नहीं, जैसे कितनी दवाइयाँ लिया, कितने दिन से दवाइयाँ लिया, कितना पैसा हुआ, सब कुछ क्वांटिटी वगैरह सब कुछ हम पेशेंट को हम बताते हैं, जो फार्मासिस्ट। नेक्स्ट में प्रिस्क्रिप्शन फाइल को बनाना। प्रिस्क्रिप्शन फाइल मतलब क्या होगा, उसका नाम लिखते हैं, वेट लिखते हैं, बीपी लिखते हैं, ये सब कुछ हम बनते हैं, तो वो हम पेशेंट को देते हैं। पेशेंट हॉस्पिटल के पास, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उस पर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, दवाइयाँ लिखता है, हमारे पास आता है, हम दवा दे के फिर
वो घर चला जाता है। तो ये हमारे पास सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया हो गया। पेशेंट केयर एरिया क्या होता है? पेशेंट केयर क्या होता है? इसमें फार्मासिस्ट क्या करेगा? रेगुलर रूप से नर्सिंग यूनिट में जाकर दवा क्षेत्र की जांच करेगा। कहने का मतलब ये जो कह रखा है इसको ध्यान से आप सुनिए। जैसे हॉस्पिटल के अंदर देखा जाए, ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर तुम्हारे पास मान लेते ये हमारे पास नर्सेस एरिया है, यहाँ पर बेड है 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे बेड लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे बेड लगे हुए हैं, ठीक। तो ये मान लेते हैं ऐसे लगा हुआ, तो यहाँ पर ये रास्ता है मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मासिस्ट जाएगा, देखेगा इस जो बेड में वार्ड में है, जैसे मान लेते हैं ये आर्थो वार्ड है, क्या बाबू? आर्थो, हड्डी वाला वार्ड है, ठीक। अब इस आर्थो वार्ड में इस नर्सिंग यूनिट में किसी दवा की कमी नहीं है, उसे जांच करेगा प्रॉपर। तो यही लिख रखा है तुम्हारे पास, रेगुलर रूप से नर्सिंग यूनिट में जाकर दवा क्षेत्र की जांच करेगा, ठीक। ये हो गया। क्लिनिक में रोगियों द्वारा ली गई दवा की पहचान करेगा। मतलब सबसे पहले देखिए, क्लिनिक से जब दवाइयाँ ले रहे हैं या कोई भी पेशेंट, तो उसे जांच करना बड़ी जरूरी है। क्यों? क्योंकि उल्टा सीधा दवाइयाँ खा लेगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। और उसे बताना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, बहुत जरूरी होता है, बताएंगे नहीं तो समझ ही नहीं पाएगा वो। दवाओं के उपयोग और आईवी प्रशासन, आईवी मतलब इंट्रावेनस प्रशासन हेतु रोगी परामर्श से शामिल होना चाहिए। कहने का मतलब क्या होगा? जैसे कुछ भी उसको दवाइयाँ दे तो उसको परामर्श पूरी तरह से देना चाहिए, ठीक है। हमारे नाना जी हैं, अभी सोचो, ठीक है, वो ऐसे हैं मतलब अब क्या करते हैं, ठीक है, होता क्या, जैसे डॉक्टर गए, डॉक्टर को दिखाने गए, ठीक है, दिखाने गए आँख, ठीक है। तो पहले ही मतलब डॉक्टर उस ऐसे परेशान हो गए थे, किसी को दिखाते दिखाते दिखो, वो डॉक्टर थे MBBS, ठीक है, वो ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, तो दिखाएं। तो वो सीधे उसे बोल रहे हैं कि देखिए डॉक्टर साहब, परामर्श सही दीजिएगा तभी हम फीस देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। सीधे डायरेक्ट बोल दिए खतरनाक टाइप में, मतलब उनकी भाषा में जब समझा पाएंगे डॉक्टर तभी वो पैसा देंगे। एक कहने का मतलब ये था। नहीं, बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, अब बोल दिए ग्लाइकोमा हो गया, अब उनको कहाँ पता ग्लाइकोमा होगा, बूढ़े आदमी ठीक है। तो वो सीधे बोले कि सही से यदि तुम हमको, उनके कहने मतलब सही से तुम समझा पाओगे तभी हम फीस देंगे, नहीं तो फीस नहीं देंगे, ठीक है। बट थोड़ा सा लगे वाले डॉक्टर होते हैं, जैसे अभी हम सब लोग हैं, ठीक। अब आप सब लोग बनेंगे, ठीक। आप भोजपुरी में भी बात कर सकते हैं, हिंदी में बात कर सकते हैं, एटलीस्ट इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा बात कर सकते हैं, तो मैनेज कर लेंगे। तब वही तुम्हारे पास बोला समझाना बड़ी जरूरी है। अब जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है फार्मासिस्ट की? आउटडोर पेशेंट के लिए आवश्यक ड्रग्स का समन्वय करना। मतलब क्या होता है? जैसे कोई डॉक्टर बैठे हुए केबिन में, तो वो कौन कौन सी दवाइयाँ लिख रहे हैं आपके मेडिकल स्टोर में होना ही होना चाहिए, उसी को बोलते हैं समन्वय। उसको व्यवस्था करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, एक फार्मासिस्ट, ठीक। पहला यह सुनिश्चित करना कि सभी दवाओं का सही ढंग से प्रबंध हो रहा है कि नहीं। मतलब जो तुम्हारे पास प्रबंध मतलब जैसे वहाँ पर उपस्थित है कि नहीं, दवाइयाँ सही से प्रबंध हैं कि नहीं, इस कब को मेंटेन करना एक फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट में कार्डियक पल्मोनरी इमरजेंसी स्थिति में भाग लेना। कार्डियक पल्मोनरी स्थिति में क्या होता है? क्योंकि कार्डियक भी एक इमरजेंसी टाइप में होता है। पल्मोनरी डिजीज मतलब समझते हो जो तुम्हारे पास फेफड़ा संबंधी रोग होता है। इमरजेंसी में स्थिति में भाग लेना, वहाँ पर जाके देखना, प्रॉपर जाँच करना, क्योंकि वहाँ पर दवाइयाँ घटेगी तो आदमी घट जाएगा भाई से, ठीक है, तो वो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो वो सब मेंटेन करते हैं, ठीक। तो ये तुम्हारे पास था पहला क्वेश्चन का आंसर। क्या क्या देखे? सबसे पहले देखिए, मान लेते आ जाएगा फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती, तो थोड़ा सा फार्मासिस्ट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। बेड पे कितनी आवश्यकता होती है, किसी एक को जगह तो हम एक्सप्लेन कर देना, चाहे इनडोर पेशेंट मारना चाहे आउटडोर। हमने आउटडोर मारा, आप आउटडोर मारिए, इनडोर में लिखना चाह रहे तो इनडोर भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, अब आते हैं यहाँ पर। कह दिया है, लिखा है डिस्क्राइब इन ब्रीफ फंक्शन इन ऑब्जेक्टिव फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी। अब फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी क्या होती है, इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मतलब सिंपल से एक कमेटी बैठाई जाती है जो ड्रग्स को थोड़ा सा मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है। तो इसको हम एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो क्या लिख रखा है जी? सबसे पहले बताना इसका फंक्शन और ऑब्जेक्टिव बताना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको बताते हैं फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी होती क्या है, फिर इसका उद्देश्य बताएंगे, फिर इसका फंक्शन बताएंगे। जिस तरह से क्वेश्चन पूछेगा उसी तरह से हमें पुटअप करके उसे दे देना। कहानियां नहीं बनाना कि दादा है, माई है, काका है, नाना है, बस इतना नहीं। जैसे मान लेते आपके कहोगे ये नाना है, तो ऐसे थोड़ी नहीं कहेंगे हमारे मम्मी के पापा हैं, हमारे नाना लगते, सीधे बोले नाना है, बस काम खत्म, ठीक है। तो वही चीज़ है, घुमाना नहीं है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रखा सिंपल सा, देखिए फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी क्या होती है, इसको आप अच्छे समझिए क्या हो रहा है। फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी एक विषय समूह होती है, ठीक, जो अस्पताल हेल्थ केयर सिस्टम में दवाओं के सिलेक्शन, उपयोग, निगरानी और नीतियों का क्या कर देते हैं, निर्धारण करते हैं। मतलब सिंपल से एक कमेटी होती है। जैसे हम अभी आपके स्कूल में ऐसे 4-5 लोग ग्रुपिंग बना के जाते होंगे कि कोई
लड़की को छेड़ेगा तो हम धुनाई कर देंगे। उसी तरह से तुम्हारे पास ये कमेटी होती है, एक विषय सूची यानी समूह होता, मतलब ये इनका ग्रुप होता है। जैसे आपका ग्रुप होगा कि इस ग्रुप में किसी को कोई छोड़ेगा तो उठा पटक दिया जाएगा, बड़ी मार मारेंगे। ग्रुप होते, जैसे हाई स्कूल में 10th में ग्रुप होता था, ठीक है। यह एक विषय सूची जो अस्पताल हेल्थ केयर सिस्टम में दवाओं को सिलेक्शन, मतलब वहाँ पर प्रॉपर अमाउंट में दवाइयाँ सिलेक्ट है कि नहीं, और दवाओं का उपयोग, निगरानी एवं नीतियों का निर्धारण कौन करता है, यही कमेटी करती है। उसी को बोलते हैं फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी बोला जाता है। अब तो समझ गए होंगे ये। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है यहाँ पर समझते हैं। ड्रग्स की, ठीक लिखा, ड्रग्स की एक प्रभावी सेफ्टी तथा यानी क्या होता है, किफ़ायती सूची तैयार करना। कहने का मतलब क्या होगा, जो ड्रग्स दे रहा है उसका कोई इफेक्ट है कि नहीं, जैसे केवल भूजा के लेकर खा रहे हैं ऐसा नहीं, उसका इफेक्ट होना चाहिए, साथ साथ उसकी सेफ्टी भी होनी चाहिए। सेफ्टी मतलब क्या होगा, यानी सेफ्टी भी होनी चाहिए कि नहीं, उसका साइड इफेक्ट ज़्यादा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, किफ़ायती सूची तैयार करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है, इनका मेन उद्देश्य होता है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, ड्रग्स के उपयोग के दिशा निर्देश बनाना। कहने का मतलब जो दवाइयाँ हो रही हैं उसका दिशा निर्देश बनाना आपकी जिम्मेदारी ही बनती है। नेक्स्ट में दवाओं के साइड इफेक्ट की निगरानी करना, यानी दवाओं के साइड इफेक्ट का निगरानी करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। साइड इफेक्ट को कम करना इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। मतलब ये कमेटी करती क्या है, देखिए जैसे कोई आप दवा लिए तो इसका साइड इफेक्ट ज़्यादा ना हो, क्योंकि हर एक दवाइयों का साइड इफेक्ट भाई थोड़ा बहुत होता है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, तो उसका साइड इफेक्ट कम ना हो, उसको निगरानी करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। नेक्स्ट में क्या लिखा, साइड इफेक्ट को कम करना इनकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है, निगरानी करना, उसके कम करना भी जिम्मेदारी होती है। मेडिकल, नर्सेस, फार्मासी, डॉक्टर को हेल्थ केयर एरिया में प्रशिक्षण तथा जानकारी देना। क्यों, क्योंकि ये कमेटी जाती है तो लोगों को से कहती है भाई ये आप देखिए, इसीलिए फार्मासिस्ट क्या कर देते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, नर्सेज भी ट्रेनिंग करती है, मेडिकल जो डॉक्टर वगैरह होते हैं सब अपना ट्रेनिंग करते हैं, जिसे अप्रेंटिस हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। अभी 3 महीना करेंगे तो उसमें जनरल चीज़ें आप अच्छे तरीके से जान जाएंगे कि हेल्थ केयर एरिया में कैसे आपको प्रशिक्षण जानकारी सब मिली है कि नहीं। जब नहीं मिली तो उसको हम अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके देंगे। ये हम यहाँ कमेटी का काम होता है, ठीक है। दवाओं के लिए निर्देश, जैसे तुम्हारे पास रूट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अच्छा ये दवाइयाँ तो आईवी लगाना है, ठीक है, आईएम लगाना है, मुंह के थ्रू देना है, स्किन पे लगाना है, इसको पीना है, ये सब जिम्मेदारी किसकी होती है, सब इसी कमेटी की होती है, जो फार्मासिस्ट को बताती है, फार्मासिस्ट अप्लाई करता है। दवाओं का रख रखवाव, ड्रग्स का फार्मूला मतलब ड्रग्स को फार्मूलेट करना आपकी जिम्मेदारी, आदि का संपूर्ण ध्यान देना ये हमारे कमेटी की जिम्मेदारी होती है। अब मेंबर ऑफ पीसीटी यानी तुम्हारे पास पीटीसी यानी फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी में कितने मेंबर होते हैं। सबसे पहले चिकित्सक होते हैं, मतलब डॉक्टर होते हैं, फार्मासिस्ट होना ही होना चाहिए, आप तो रहेंगे नहीं तो कैसे दवाइयाँ काम करें, जहाँ दवाइयाँ वहाँ आप हैं, समझ लीजिए। स्टाफ नर्सेस ये हो जाएगी, प्रशासनिक यानी प्रतिनिधि, ये सब इसी मेंबर के अंतर्गत आते हैं, ठीक। ये हो गया ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हम आते हैं सीधे फंक्शन पे, इनका कार्य एक्चुअल में क्या है यहाँ से देखते हैं, ठीक है। लिखा है, ठीक है, ओ सर ओ आप जो 25 बनाते हैं उसमें, ठीक है, पक्का पास हो जाएंगे, मतलब हम कह रहे हैं पक्का पास हो जाओगे तो पढ़वा नहीं करोगे, ऐसा नहीं है भाई। वो पेपर देखा जाए तो देखिए आप 2 साल का पेपर और सुपर 25 क्वेश्चन कर लेते हैं तो इतना वादा है आप पास हो जाएंगे, ठीक है अच्छे तरीके से, उसमें कोई दो राय नहीं है, यदि अच्छे से तैयार करते हैं तो, ठीक। अब लिखा क्या है ध्यान से सुनिए, ठीक है। कार्य क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है, पहला कार्य नई दवा का, ठीक है, लिखा इंट्रोडक्शन करना, मतलब नई दवाइयाँ आ रही हैं तो ये कमेटी जाकर लोगों को बताएगी, ठीक है। ये कमेटी बताएगी कि यानी दवा इस प्रकार से यूज करना, इसका तगड़ा इफेक्ट है, ये सब कुछ जिम्मेदारी इनकी होती है। दवा उपयोग की नीति बनाना, मतलब दवा किस टाइप से यानी किस तरह से उपयोग कर जाए उसकी भी नीति बनाई जाती है, तो ये बनाने का जिम्मेदारी होती है। दवाओं की सुरक्षा, ठीक है, दवाओं की सुरक्षा और प्रभावशीलता की निगरानी करना इनका काम होता है, कि दवा को सुरक्षित रखना इनकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। दवा उपयोग की, ठीक है, ऑडिटिंग करना, मतलब दवा का उपयोग कैसे किया जाएगा सब कुछ उसे ऑडिटिंग किया जाएगी, स्क्रीनिंग किया जाएगा, इनकी जिम्मेदारी होती है। कार्य होता है, जिम्मेदारी का इनका कार्य ही होता है, ठीक। ड्यूटी भी बोल सकते हैं, पावर भी बोल सकते हैं। नई दवा की, ठीक है, न्यू ड्रग्स की समीक्षा अनुमोदन करना, मतलब समीक्षा मतलब समझते हैं कि नहीं, कि उनको कैसे उपयोग करना है सब कुछ जिम्मेदारी समीक्षाएं करवाते हैं, ठीक। ड्रग्स
एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से होने वाली प्रॉब्लम सोल्यूशन को, जैसे कहने का मतलब कोई दवा है तो एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया, मुंह के थ्रू ले लिया, ठीक है। जैसे मान लो तो कोई दवाइयाँ हमें एक्चुअल में लगानी थी स्किन पे, पी लिया तो उसका कोई ना कोई, ठीक है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता तो उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन रहेगा, तो वो सोल्यूशन कौन बताते हैं, यही कमेटी उनका, ठीक है, उसे सुधारने का काम करती है। तो ये बताती कि अच्छा ये दवाइयाँ इस रूट के थ्रू देना चाहिए, इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, सब जिम्मेदारी इस कमेटी की होती है। वार्ड तथा इमरजेंसी में यानी के समय दवा का स्टॉक मेंटेन करना इनकी जिम्मेदारी होती है, वो फार्मासिस्ट को सिखाया जाए तो ऑलरेडी कर देते हैं। सेफ्टी ड्रग्स का उपयोग सुनिश्चित करना, मतलब जो सेफ्टी ड्रग्स है उसका तुम्हारे पास क्या कर देना, उपयोग सुनिश्चित करना इनकी जिम्मेदारी बनती है। दवा पर खर्च को, ठीक है, नियंत्रित करना इनकी जिम्मेदारी बनती है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास पेशेंट को बेहतर और मानकीकृत इलाज करना, मतलब क्या होगा, पेशेंट को बेहतर से बेहतर और मानक निर्धारण स्थितियों के हिसाब से उनको क्या कर देना, इलाज करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके बारे में। ठीक, तो ये हो गया टोटल और टोटल यहाँ से। अब नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल आ जाता है। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा हुआ ध्यान से समझिए, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा कि दूसरे पलट दिए भाई। देखिए तीसरा नंबर क्या क्या, व्हाट इज इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, फिर इंपॉर्टेंट ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, इसके बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर लिख रखा इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, सिंपल सा समझिए, हमारी भाषा में समझिए तभी आप पढ़ना शुरू करिए। देखिए जैसे आप मेडिकल स्टोर खोल दिए, ठीक है, तो स्टॉक को आपको मैनेज करना आना चाहिए। अब कैसे सर स्टॉक हम कैसे मैनेज करेंगे, ऐसा नहीं कि आप ला के 2-2, 3-3, 4-4 बोरिया दवाई रख देंगे, ऐसा नहीं, तभी तो स्टॉक मेंटेन होगा, कहेंगे सर नहीं। आप एरिया सिलेक्ट करेंगे कि जैसे एरिया, जिस एरिया में आप दुकान खोले हैं उस एरिया में ये दवाइयाँ ज़्यादा बिक रही हैं तो उसको आपको रखना ही रखना होता है, ठीक है। तो अब उसको कंट्रोल करना कि ये चीज़ें इतनी होनी चाहिए, ये दवाइयाँ इतनी, जो बहुत आवश्यकता है उसको आपको ज़्यादा अमाउंट में रखना, जो कम अमाउंट उससे कम, जो बहुत कहीं एक आध साल में एक आध बार बिकती हैं तो एक आध 2 पत्ता रखेंगे, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि पेशेंट घूम के जाना नहीं चाहिए, तो बहुत बड़ा यानी बड़ा बुरा इफेक्ट पड़ता है। आपके दुकान पे भी कोई पेशेंट घूम के जाता है तो, ठीक है। अब बताओ सिंपल सा, स्टॉक को कंट्रोल करना यानी स्टॉक को मेंटेन करना ही क्या कहलाता है, इन्वेंट्री कंट्रोल कहलाता है। देखो लिखा है वस्तु सूची नियंत्रण, मतलब आपकी दुकान में जितनी भी दवाइयां हैं उसको सबको नियंत्रित करना क्या कहलाता है, इन्वेंट्री कंट्रोल कहलाता है। आशा करते हैं आपको इन्वेंट्री कंट्रोल समझ में आया होगा। अब इनकी भाषा समझते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल एक प्रणाली है, ठीक, जिसके द्वारा, ठीक है, जिसके द्वारा संस्था दवाओं और अन्य सामग्री की खरीद, स्टोरेज, आपूर्ति को इस प्रकार, ये आपूर्ति नहीं एक्चुअल में आपूर्ति है, मात्रा लग गया गलती से, ठीक है, आपूर्ति को इस प्रकार नियंत्रित करता है कि वे सही समय पर, सही मात्रा पर और मिनिमम कास्ट पर उपलब्ध करा सके। किसको, ये दवा के बारे में बात कर रहा है, उसी को इन्वेंट्री कंट्रोल कहते हैं। एक बार दोबारा हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। मतलब एक तरह की संस्था होती है जो दवाओं तथा अन्य सामग्री की खरीद, दवा से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट है जो मेडिकल पर्पज के लिए उपयोग की जाती है, उसकी खरीद, उसका स्टोरेज, उसकी आपूर्ति इस प्रकार नियंत्रित करता कि वे सही समय पर, सही मात्रा में, मिनिमम कास्ट पर उपलब्ध करा सके। उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल बोलते हैं, ठीक। ये हो जाएगा इनके बारे में, ठीक, ये हो गया इनके बारे में। अब इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है, ठीक है, और कुछ तकनीकी होती है अपने यहाँ क्या कर देती है स्टॉक को मेंटेन करने के लिए, उसको भी हम बताएंगे अच्छे तरीके से। तो लिखा इंपॉर्टेंट या ऑब्जेक्टिव कहीं भी देखकर दिया रहे तो बात एक ही है। तो क्या लिखा, ड्रग्स की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करना। सतत मतलब जो दवाइयाँ कंटिन्यू अपनी यहाँ बिक रही हैं उसको आपको रखना ही रखना है, ठीक। जैसे जनरल दवाइयाँ आपको रखनी ही रखनी है, जो इस एरिया में आपको क्या कर देती हैं, अच्छे तरीके से बिकती हैं, ठीक है। ये हो गया बर्बादी और, ठीक है, बर्बादी और एक्सपायरी ड्रग्स को कम करना इन्वेंट्री कंट्रोल ही करता है, क्योंकि दवाइयाँ आप खरीद लेंगे तो बताओ बिकेगा नहीं तो बर्बाद होगा, एक्सपायरी होगा, तो यही सब होगा, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करना अथवा कम करना इन्वेंट्री कंट्रोल ही करता है, ठीक। स्टॉक की अधिकता या कमी से बचना, मतलब स्टॉक आपके यहाँ बहुत अधिक हो जाएगा तो आप पे बहुत ज़्यादा वर्डन तथा बोझ पड़ेगा, दवाइयाँ बिक नहीं है, खरीद के पहले ही पूंजी लगा बैठे हैं, ठीक है, सब कुछ दिक्कत हो जाएगी। और कमी रहेगी तब भी दिक्कत होती है। इन सबको दो, न तो ज़्यादा होना चाहिए न तो कम होना चाहिए, तो उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी इन्वेंट्री कंट्रोल की होती है, ठीक। लागत को नियंत्रित करना इनकी जिम्मेदारी होती है। लागत को नियंत्रित करना मतलब जो लागत, जितना पैसा लगा रहे हैं उन सबको भी हमें मेंटेन करना जरूरी होता है, ठीक, यही करवाते हैं। नेक्स्ट में क्या लिख रखा,
कस्टमर और पेशेंट को शॉर्टेज इन ड्रग्स है तुम्हारे पास स्टोरेज मेंटेन करना। कस्टमर और पेशेंट को जो शॉर्टेज ड्रग्स होती है, कहते हैं दवाइयाँ यार 60 हो गई, जैसे पैरासीटामॉल इस समय मान लेते हैं कोई ऐसा समय अभी आ रहा है जब बरसात पहली होगी ना, ठीक है, वो बरसात वाली सीजन पे तो बहुत तगड़ा बीमारी फैलेगी, जैसे खांसी हो गया, इन्फेक्शन हो गया, बुखार हो गया, तो उस समय देखेंगे स्टॉक को आपको शॉर्टेज हो जाएगी, ठीक है। तो उसी को मेंटेन करना, जो बहुत तेजी से बिक रहा उसको आपको मेंटेन करना ही क्या कहलाता है, इन्वेंट्री कंट्रोल कहलाता है, ठीक। तो आप समझ गए होंगे इन्वेंट्री कंट्रोल का उद्देश्य क्या होता है। अब किस किस तकनीकी से हम क्या कर सकते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल को मैनेज कर सकते हैं। ABA एनालिसिस होता है, ठीक है, और क्या होता है, BED एनालिसिस होता है, फीफो और फेफो एनालिसिस होता है। तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं। पहला इस तकनीकी में क्या होता है, ABC एनालिसिस क्या होता है, लागत के आधार पर आइटम को वर्गीकृत करना क्या कहलाता है, ABC एनालिसिस कहलाता है। ABC मतलब एक तरह का नाम दिया, इसका फुल नेम मत याद रखना भाई, ABC मतलब ये नाम दिया गया, कैटेगरी रखी गई है। A में उसे रखा जाता है जो महंगा ड्रग्स होती है, वो कम मात्रा में होनी चाहिए। और देखिए ये महंगी दवाइयाँ होती हैं, कम मात्रा में उसे रखेंगे, बट आपको रखना पड़ेगा, बट इसमें ज़्यादा लागत आपको लगाना पड़ेगा। तो ये पहली हो गई यहाँ से। दूसरा B मध्यम आइटम, जो तुम्हारे पास न तो ज़्यादा बिकते न तो कम बिकते, काम होता है यहाँ से। सस्ती दवाइयाँ, ठीक है, सस्ती दवाइयाँ क्या होती है, जैसे जेनरिक दवाइयाँ हो गई, आपको भर भर के रखनी है भाई, ठीक है। क्यों, क्योंकि पेशेंट आते हैं गरीब होकर 10 के किलो, तो उनको आपको ट्रीट भी करना है और को थोड़ा सा आपको पैसा भी मैनेज करना है, ठीक है। अधिक मात्रा में मिलती है और कम लागत, आपका पैसा कम लगता है, ठीक है। बताओ ये सब एक्सपायर होगी, ठीक है, ये एक्सपायर भी होगी तो ज़्यादा खलेगा नहीं। ब्रांड दवाइयाँ होगी तो भाई दिक्कत हो जाएगी। अभी मान लेते हैं तुम्हारे पास कोई जेनरिक दवाइयाँ SP मान लेते हैं आपके पास है, तो 110 या 112 रुपये MRP है, तो मिल रहा है आपको 10-15 रुपये में, तो एक पत्ता यदि एक्सपायर हो जाएगा तो 2 रुपया जाएगा। अब 0 डाल SP एक ब्रांड में चला जाएगा, तो बताओ तुम कम से कम उसमें 30-40% का जो मार्जिन मिलता है, मान लेते 30% का मिलता है, ठीक है, 30% का मिलता है, तो वो क्या भरने से चल जाएगा, 70-80 रुपये चल जाएगा, ठीक। तो उससे दिक्कत हो जाएगी। तो AB एनालिसिस के द्वारा हम क्या कर देते हैं, अपनी स्टॉक को मेंटेन करते हैं, ठीक है। इन्वॉल्यूंटरी एलआईसी कंट्रोल का मतलब क्या होगा, इन्वेंट्री मतलब तुम समझ लो स्टॉक को मेंटेन करना, बस इतना तुम समझ के लिखो। VD विश्लेषण क्या होता है, एनालिसिस, उपयोग के अनुसार क्या करना, अपन यहाँ दवाइयों को वर्गीकृत करना। तो V से तुम्हारे पास वाइटल, जो अति आवश्यक दवाइयाँ उसको रखना ही रखना है आपको है। जो अति आवश्यक दवाइयां हैं उसको क्या कर देना, आपको ज़्यादा अमाउंट में रखना, किसमें, ज़्यादा मात्रा में आपको रखना है, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में रखना। जो जरूरी दवाइयां होती हैं उसको रखना है, ठीक है, यानी उसको तो रखना है बट कम मात्रा में रखना। क्या करना है, कम मात्रा में, इसके तुलना में तुम्हारे पास कम मात्रा में रखना। डिजायरेबल, जब तुम्हारे पास जो इच्छित दवाइयाँ होती, किसी की इच्छा की है तो लो, जैसे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मेन फोर्स हो गया, कंडोम हो गया, ये सब देखो किसी का। अब ये थोड़ी ना कहेगा सर दर्द करता है चला कंडोम खरीद के मेन फोर्स खा लिया, ऐसा कोई थोड़ी ना बोलेगा, नहीं बोलता भाई, ठीक है। तो अब उसकी इच्छा होगी तब बोलेगा, बट ये थोड़ा सा कम मात्रा में होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका जैसे मेन फोर्स हो गया, तो ये सब देखा जाए तो आपके पास होनी ही होनी चाहिए, बट कम मात्रा में होनी ही होनी चाहिए। तो ये तुम्हारे पास 3 मेथड है। सबसे पहले V से तुम्हारे पास क्या होता है, वाइटल, जो अति आवश्यक दवाइयाँ आपके पास ज़्यादा अमाउंट में होनी ही होनी चाहिए, ठीक, जो प्रॉपर बिक रही हैं। इसेंशियल दवाइयाँ जो जरूरी होती हैं, ये देखा जाए तो ये भी ज़्यादा भी रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, ज़्यादा रख सकते हैं क्योंकि जरूरी दवाइयाँ हैं तो उसको आपको रखना ही रखना है। इच्छित दवाइयाँ, डिजायरेबल मतलब किसी का इच्छा किया तो आप रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे, ठीक है। जैसे बहुत सारे मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलता है, ठीक है। अभी हम कंझावला में थे, ठीक है, अब तुम सोचो जब दिल्ली में थे वहाँ पर बहुत बड़ा एक मेडिकल स्टोर था, ठीक है। अब वहाँ हुआ क्या, ठीक है, साला जब हम जाते थे, जब दुकान शटर ओपन हुआ तो पहला जो तुम्हारे पास बिलिंग होती है कंडोम तथा मेनफोर्सक होती है। भाई खतरनाक। जब मैंने डॉक्टर वो आए, ठीक है, वो जब ओनर आते थे शाम को देखने की क्या स्टॉक में बिका हुआ, तो देखे साला पहले बिलिंग वही कटा हुआ है। कहीं यार क्या करते हो। अब खतरनाक टाइम में वो हरियाणी में जो लंबे लंबे धाकड़ रहते हैं, हम कहें यार खतरनाक हो यार सब लोग, ठीक, तो उसकी बिलिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट मेथड में क्या होता है, फीफो तथा फेफो मेथड आता है। इसका फुल नेम आप यदि कमेंट बॉक्स में लिखाएंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, नहीं करेंगे तभी कोई टेंशन नहीं, इसको आप जानते हैं। फीफो से क्या होता है, इसको यदि लिखे जाएगा तो फर्स्ट, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या होता है, फर्स्ट इन होता है, और नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होता है, फर्स्ट आउट होता है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। ये दवाइयों की बात के मतलब आपके मेडिकल स्टोर में जो दवाइयाँ पहले आई हैं उसको पहले बेचना पड़ेगा, वही सेम टू सेम इस पे चलता है। फर्स्ट एक्सपायरी और फर्स्ट आउट होता है, मतलब जो पहले एक्सपायरी होती है उसको क्या कर देना है, एक्सपायर होने वाली होती है उसको क्या कर देना है, आपको निकालना अथवा बेचना है,
ठीक। तो इस मेथड से आप करेंगे तो आपका स्टॉक मेंटेन रहेगा अच्छे समय से, अब आपको ठीक है नुकसान भी नहीं होगा। अब यहाँ से उसका महत्व यानी इन्वेंट्री कंट्रोल का महत्व क्या होता है? कुशल दवा प्रबंध करना, मतलब जो सूटेबल से सूटेबल दवाइयाँ हैं उसको आपको उपलब्ध कराना जिम्मेदारी बनती है। प्रबंध कराना मतलब उपलब्ध कराना। लागत में भी बचत होगी, पैसा भी बचत होगा, तगड़ा पैसा भी कमाएंगे आप। रोगियों को समय समय पर उपचार करना इनकी जिम्मेदारी होती है। स्टॉक में यानी क्या होता, क्या दे दिया जी, स्टोरेज स्टॉक करना, ठीक है, मेंटेन करना एक्चुअल में होना चाहिए था, ठीक है, आप सही कर लीजिएगा, इसको मेंटेन करना होता है, ठीक है, इसको कर देते हैं आपके सामने, मेंटेन करना होता है, ठीक है, मेंटेन करना आपको, क्योंकि स्टॉक भी इसी से मेंटेन होता है, इन्वेंटरी कंट्रोल से, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा होगा भाई, इस पे आते हैं, ठीक। ये होगा जरा थोड़ा सा तेजी से चलते भाई, 3 क्वेश्चन में 3, तो इस तरह से देखा जाए 4 घंटा लग जाएगा, नहीं ये थोड़ा सा तेजी से चलते हैं, ठीक। यहाँ पर डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर इन, ठीक है, कंप्यूटर इन यानी हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस, मतलब क्या यदि कोई हॉस्पिटल फार्मेसी है अथवा हॉस्पिटल है तो उसमें कंप्यूटर की क्या आवश्यकता, एप्लीकेशन मतलब क्या होगा, क्या आवश्यकता, इसको पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तब कहाँ एक्सप्लेन कर, देखिए अब बताइए कंप्यूटर की जरूरत कहाँ पड़ती है, क्यों, क्योंकि हमें वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, गेम खेलना पड़ेगा, तभी तो पेशेंट आएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता गुरुदेव, बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमें बहुत सारे रिकॉर्ड रखना पड़ता है, तो ये कंप्यूटर एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख रखा है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन यानी हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस, बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे तुम्हारे पास लिखा है कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस को रिसर्च के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब हमारे फार्मेसी में देखा जाए तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारे डिजीज हैं, तो डिजीज के बारे में पूरा डिटेल में नहीं पता है, तो आपको क्या करेंगे, कंप्यूटर पे इंटर करेंगे धड़ से, वो बता देगा पूरी बेहोरा, लक्षण क्या होता है, कौन सी दवाई प्रयोग करना है, तो बहुत सारा कंसल्ट करते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर से लोग कंप्यूटराइज कर लेते हैं, ठीक। तो इन सबको मेंटेन करना इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। कंप्यूटर सर्च, ठीक है, कंप्यूटर सर्च और मेडिकल रिसर्च में कंप्यूटर का, ठीक है, कंप्यूटर का उपयोग बड़े हॉस्पिटल की आवश्यकता बना है। मतलब इस टाइम देखा जाए तो कंप्यूटर सर्च मतलब कंप्यूटर से बड़े बड़े हॉस्पिटल इससे मैनेज करते हैं। जैसे अभी मान लेते हैं ब्लड का सैंपल लिए, यहाँ से सैंपल लिए, कहीं गए टेस्ट किए, वो कंप्यूटर के द्वारा आपके हॉस्पिटल भेज देंगे, प्रिंट करके आप वो पेशेंट को प्रोवाइड करा देंगे। बड़ा हॉस्पिटल अब दौड़ेगा थोड़ी नहीं कि एक पेशेंट जाओ भाई लेकर आओ, ये सब चीज़ें नहीं, ठीक है, कि ब्लड ले जाओ इधर रिपोर्ट लेने जाओ, तो ऐसा नहीं होता, तो सब भेज देते हैं। मेडिकल रिसर्चेज हो रहे हैं कंप्यूटर की मदद से हो रही हैं, ठीक है। अब यहीं पर बैठे बैठे फार्मासिस्ट दवाओं का स्टॉक वगैरह सब कुछ मेंटेन कर लेता है। देखेंगे इतनी बड़ी दवाइयाँ होती है ना, ठीक है, इतनी बड़ी दवाई, इतनी बड़ी बड़ी मेडिकल स्टोर होता है, सब कंप्यूटराइज मैनेज होता है, ठीक है। अब तुम सोचो सब दवाइयाँ कहाँ पर है, तो कोई याद नहीं कर पाएगा। अब तो रैक वगैरह नंबर भी होता भाई, जैसे कंप्यूटर के 0 डाल SP मार दो तो रैक नंबर इतना में, डब्बा नंबर इतना में प्रेजेंट है, सब कुछ इंटर होता है हमारे कंप्यूटर में, बढ़िया बढ़िया सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है। तो वही ये करते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है फार्मासिस्ट इंटरनेट का उपयोग रोग तथा डिजीज से रिलेटेड उपचार, मतलब रोग तथा रोग से रिलेटेड उपचार की जानकारी इकट्ठा करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करता है। ये नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ठीक। आज सब लोग सो गए हैं क्या यार, ठीक है, ठीक, जिसको आना चाहिए प्रॉपर सब आए नहीं, अभी तो 9 ही बज रहा है भाई, ठीक है, ठीक, प्रॉपर नहीं आए, नहीं तो आज तब भीड़ लगी रहती थी। चलो कोई टेंशन नहीं, ठीक है, लेक्चर अपलोडेड रहेगा चाहे जब देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग से पेज तथा पेपर वर्क कम हो रहा है। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो पेपर वर्क कम हो रहा है, देखेंगे अब तो बड़ी बड़ी डिजिटल टीवियाँ आ रही हैं, ठीक, उसी पे सब कुछ कंप्यूटराइज होता है, उसी पे पढ़ा देते हैं और PDF आपके मोबाइल पर भेज देते हैं, आप भी उसी से पढ़ लेते हैं। मतलब पेपर ऊपर किताब उताब कॉपी का कोई काम नहीं है, ठीक है। मैनुअल रिकॉर्ड को कम करने की यानी, ठीक है, के उद्देश्य से किया था। मैनुअल रिकॉर्ड मतलब जो रजिस्टर होता है, रजिस्टर गायब हो गया तो जिस पेशेंट उधार लिया गया गायब होगा, कोई करके ना कुछ जानवा नहीं करता था तो दिक्कत हो जाएगी। तो उस सबको मेंटेन करने के लिए हम कंप्यूटर का रिकॉर्ड करते हैं, जब उसमें से उड़ जाता तो कहीं हिस्ट्री में जाके वो पड़ा रहता, उससे हम दोबारा रिकवर कर लेते हैं। नेक्स्ट में कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर उपयोग के कुछ समान तरीके। सबसे पहले मेडिकल एरर को कम करने के लिए हम क्या कर देते हैं, कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि देखा जाए तो हमारे, ठीक है, मेडिकल स्टोर में बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, थोड़ा आपको याद रखनी पड़ती है, ठीक है। अब मान लेते बहुत ज़्यादा रहेगी तो याद कैसे रख पाएंगे, तो उन सबको उस एरर को कम करने के लिए, ठीक है, हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। तो लिखा है
ड्रग्स उपचार, प्रिस्क्रिप्शन, इन्वेंट्री कंट्रोल को प्रबंधित करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, जिससे मेडिकल एरर कम हो जाता है। जिससे मेडिकल एरर क्या हो जाता है, कम हो जाता है कि कौन पेशेंट पैसा दिया, कितना अमाउंट में दवाई ले गया, सब कुछ कैसे तुम याद कर पाओगे। हजारों पेशेंट रहेंगे, सब कंप्यूटर रखता है, जो एरर को ना के बराबर करता है, थोड़ा कम करता है। ठीक है। नेक्स्ट में मेडिकल डिसीजन सपोर्ट, मतलब मेडिकल में कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, जैसे कौन सी दवाइयाँ आपको नहीं समझ में आता, टूल्स कौन सा प्रयोग करना है, टूल्स का क्या नाम है, कैसे करना, सब कंप्यूटराइज होता है भाई। ठीक है। अब तो देखेंगे बड़ी बड़ी, ठीक, अभी देखेंगे ना, किसी को कहते हैं पथरी का ऑपरेशन करते हैं, लेजर विधि से हो जाती है, मतलब दर्द हो तो कुछ नहीं होता, तो कंप्यूटराइज होता है। ठीक है। उसे एक सिस्टम होता है चलाने वाला, उसी से वो करते हैं। तो लिखा ड्रग्स, ठीक है, यानी दवा उपचार से रिलेटेड क्लिनिकल को निर्णय लेने में सहायता के लिए कंप्यूटर बेसिक टूल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो ये करते हैं। नेक्स्ट में इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड यही रखते हैं, जैसे तुम्हारे पास दवा हो गया, पेशेंट की पूरी रिकॉर्ड रखना, क्लिनिक की लैब का रिपोर्ट कलेक्शन करना, लंबे समय तक उसे रखना कंप्यूटर से माध्यम से ही पॉसिबल है। जैसे मान लेते हैं हम हैं, ठीक है, 1 महीना बाद किसी मेडिकल स्टोर पे गए, दवाइयाँ लिए, हमको भूल गए कि ये, फिर हम 1 महीना खाएं, पर्चा भूल गए, तो बोलेंगे हमारे नाम से भाई देख लो, इस महीने में ले गए थे, तो भन्न से तुम्हारा नाम डालेगा, उस महीने में जो जो तुम्हारे नाम का रहेगा बोलेगा ये और ये सेलेक्ट करके तुरंत फिर वो आपका पर्चा निकाल देगा और दवाइयाँ भी दे देगा विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ठीक, कंप्यूटर करता है। बारकोड तकनीक का उपयोग करते हैं लोग, बारकोड तकनीकी का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी मान लेते हैं तुम्हारे पास कोई ये प्रोडक्ट है, इस पे ऐसे करेगा टुई, तो ये क्या करेगा, इसका सारा इन्फॉर्मेशन उस कंप्यूटर में चला जाएगा कि कब दवाइयाँ बनी है, कब मैन्युफैक्चर है, कब एक्सपायर है, किस कंपनी का, सब कुछ भन्न से हो जाएगा। तो ये बारकोड मेथड से होता है। तो लिखा है इस विधि से ड्रग्स को स्कैन या तथा ट्रेस करना आसानी होता है। इससे, ठीक है, इसे मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट, डोजेज आदि को सुनिश्चित करना खत्म होता। अब बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, उस पर एक्सपायरी, तुम्हारे पास कितने प्राइस है वो सब ना के बराबर लिखती हैं। ठीक है, डेट लिख दी, यदि तुम्हारे पास देखे, क्योंकि एक पत्ता छोटा सा, उस पर क्या पूरा इन्फॉर्मेशन तो नहीं लिख पाएंगे, डेट लिखते हैं, एड्रेस वगैरह, कंपोजिशन वगैरह लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपना सावधानी वधानी। अब उसमें और चीज़ लिखना तो उसमें स्कैनर दे देते, उस पर स्कैन करेंगे, पूरा ब्यौरा कि कहाँ कंपनी से बनी है, किस बैच नंबर का, सब कुछ वो दे देगा आराम से। तो बारकोड तकनीक से बहुत इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, ड्रग्स इन्फॉर्मेशन डाटाबेस, मतलब ड्रग्स की इन्फॉर्मेशन की डाटाबेस रखना पड़ेगा कि ड्रग्स रिलेटेड कौन सा इशू है, इस ड्रग्स का साइड इफेक्ट क्या है, इस ड्रग्स में यानी केमिकल कंपोजिशन क्या है, मतलब ये दवा नहीं है तो इसका हम अल्टरनेट क्या दे सकते हैं, ये सब चीज़ के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो लिखा फार्मासिस्ट को न्यूनतम दवा की जानकारी प्राप्त होती है इसी के लिए। जैसे ड्रग्स यानी तुम्हारे पास डोजेज रिलेटेड इशू होता है। डोजेज रिलेटेड इशू क्या होता है एक्चुअल में देखा जाए, ठीक है, डोजेज रिलेटेड इशू जो तुम्हारे पास होता है, इसी से कहने का मतलब जैसे आपको डोजिंग नहीं पता है कि कितना होगा, कंप्यूटर में भरेगा, ठीक है, ये इतना वेट का यदि आदमी रहेगा तो इतना प्रयोग करना, इतना वेट का रहेगा तो इतना, सब कुछ तुरंत बता देता है। ठीक है, तो ड्रग्स रिलेटेड कुछ कर देता। साइड इफेक्ट, जैसे कोई दवाइयाँ होती, इसका एक्चुअल में साइड इफेक्ट क्या होता, कैसे कितना होता, सब कुछ ये बता देता है। अंतः प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो मेटाबॉलिक प्रोसेस कैसे करेगा, कि यानी किस थ्रू, रूट के थ्रू देना है, सब इन्फॉर्मेशन। जैसे अभी कोई आपको यानी दवाइयाँ लिक्विड में है, आपको नहीं पता कि एक्चुअल में इसे पीना है कि शरीर के ऊपर लगाना है, ठीक, तो आप कंप्यूटर में डालेंगे तो बता देगा ओरल रूट के लेना है कि एक्सटर्नल तथा इंटरनली यूज करना है, तो वो सब चीज़ आराम से बता देगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या था, एप्लीकेशन आप कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। ठीक, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, ठीक है, कहाँ चला गया जी 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 जी, ठीक, यहाँ पर मेडिकल, ये तुम्हारे पास नेक्स्ट में क्या लिखा, 5वां, क्लिनिकल फार्मेसी क्या होता है, डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी क्या होता है। ठीक है, यानी 5th नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो ये लिखा गया है, क्या पूछा, क्लिनिकल, एक्चुअल में क्लिनिकल फार्मेसी क्या होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा, क्लिनिकल फार्मेसी का स्कोप क्या होता है इसके बारे में पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके सामने क्लिनिकल फार्मेसी क्या होती है आपके सामने दिया गया। क्लिनिकल फार्मेसी रियलिटी में होती क्या, ध्यान से सुनिए। जैसे आप खोल दिए एक छोटा सा क्लिनिक और उसमें आप दवाइयाँ भी दे रहे हैं, लोगों का उपचार भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो चीर फाड़ कर रहे हैं, जैसे कि फोड़ा मार दिए, ग्लूकोज चढ़ा दिए, ठीक है, तो वो सब भी मेंटेन करना क्या कहलाता, क्लिनिकल फार्मेसी, नाम से ही पता है।
क्लिनिकल फार्मेसी, ठीक है, वह शाखा यानी एक शाखा है जो रोगियों को दी गई जानकारी, दवाओं के प्रभाव, सेफ्टी, उपयोग तथा बेस्ट रिजल्ट से केंद्रित होती है। ठीक है, मतलब क्या कर देती है ये अच्छी क्वालिटी, मतलब एक समझ का सेंटर है जो दवा के प्रभाव को बताती है, उसका सेफ्टी कितना, उपयोग कितना है और बेस्ट रिजल्ट आपको केंद्रित करने की जिम्मेदारी क्लिनिकल फार्मेसी की होती है। ठीक, इसमें फार्मासिस्ट यानी फार्मासिस्ट क्या कर देता, मरीजों की दवा पर मेडिकल से एक्टिव रोल निभाते हैं। क्या कर देते हैं इसमें फार्मासिस्ट मरीजों की दवा का यानी हमारे पास क्या कर देते हैं मेडिकल एक्टिव रोल निभाते हैं। कहने का मतलब क्या होता क्या, फार्मासिस्ट है मरीजों के लिए पूरा जो मेडिकल यानी दवाइयाँ देना वो एक्टिवेट हो जाते हैं। कौन, एक फार्मासिस्ट, और हर एक बेड पे जाके पूछते हैं कि इसको दवाएं दी गई हैं कि नहीं। अब वो सिस्टम तो चला गया, अब प्रिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं अच्छा इसको कौन कौन सी दवाइयाँ देनी, कितनी देनी है, चला है कि नहीं, सब कुछ देख लेते हैं क्लिनिकल फार्मेसी में। अब इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, पेशेंट को केंद्रित ड्रग्स सेवा प्रदान करना, मतलब जो सही तथा सुटेबल दवाइयाँ हैं वही प्रदान करना ही क्लिनिकल फार्मेसी का उद्देश्य होता है। ड्रग्स का, ठीक है, ड्रग्स का सटीक खुराक, ये सटीक यूजुअल व्हाट्सएप भाषा वाला, सटीक खुराक, विधि, समय निश्चित करना ये क्लिनिकल फार्मेसी की जिम्मेदारी होती है। क्या, ड्रग्स को सटीक खुराक, मतलब कोई दवाइयाँ कितना खुराक इन्हें देना चाहिए, ठीक, वो करना, विधि किस विधि से देना चाहिए, समय नियंत्रण यानी समय नियंत्रित मतलब क्या होगा, किस समय समय पे देना चाहिए, निश्चित करना कि मतलब सुबह खाना, दोपहर खाना, कि सुबह खाली पेट खाना, कि रात में सोते समय खाना, ये सब निश्चित करना क्लिनिकल फार्मेसी की जिम्मेदारी होती है। ड्रग्स से होने वाले साइड इफेक्ट की निगरानी यही करते हैं। कोई की दवाइयाँ की अच्छा बता देंगे भाई ये दवाई खाएंगे तो थोड़ा बहुत ऐसे इरिटेशन होगा, यदि इरिटेशन होगा तो आप दवाइयाँ खाना बंद कर दीजिएगा, फिर से आकर डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। तो ये बोलते हैं सब लोग, तो साइड इफेक्ट की निगरानी करना इनका काम होता है। ड्रग्स द्वारा सिलेक्टेड, ठीक है, देखो डॉक्टर द्वारा सिलेक्टेड ड्रग्स का सहयोग करना। देखिए सिलेक्टेड ड्रग मतलब जो दवाइयाँ लिखे हैं प्रिस्क्रिप्शन पर्चे पे जो लिखा गया उसको क्या कर देता है क्लिनिकल फार्मेसी सहयोग करती तथा सुटेबल से सुटेबल दवाइयाँ प्रोवाइड करती हैं। और बहुत सारे लोग फार्मासिस्ट अपने आप को MBBS समझते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, वो दवाइयाँ जो डॉक्टर लिखा है तो कहे ना ये नहीं ये ले जाओ, ठीक है, नहीं भाई वो आप देखिए आप कितना साल 2 साल पढ़े हैं, अब मान लेते 2 साल पढ़े या 2-3 साल से मेडिकल स्टोर चला है, इतना तो करेंगे। अब तुम सोचो जो MBBS किया 5 साल MBBS करेगा, उसके बाद 2 साल MS करेगा, फिर प्रैक्टिस करेगा, तब जाकर वो मैच्योर हुआ। कम से कम 5, 2, 7, 7, 8, 10 साल लगा दिया। अब तुम बताओ 2 साल की उसकी धज्जियाँ उड़ा सकते हो, ठीक है, धज्जियाँ उड़ा रहे तो ये गलत बात है। ठीक है, जो दवाइयाँ सही लिखा है, ठीक है, वो सही है। बहुत सारे ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो थोड़ा सा कमीशन के चक्कर में गलत लिखते नहीं। तो अब तुम सोचो उन सबको पैरासीटामॉल, जो हम फार्माकोलॉजी आप पढ़े होंगे ना, वो आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में आप पढ़ेंगे, ठीक है। उनकी बुक इतनी मोटी होती है, एक्चुअल में रियलिटी में हम देखें गाइनो थी मैम थी, उनसे पूछें। अब तुम सोचो पैरासीटामॉल का मैकेनिज्म की जब नोट दिखाने लगी ना, नोट दिखाने लगी तो कम से कम अब इतना पेज था, कम से कम दानवर 25-30 तो पेज रहा होगा, इतना तुम्हारे पास था। हम कहें भाई अब तुम सोचो वो सब कितने अच्छे तरीके से क्या कर देते हैं दवाइयाँ को मैकेनिज्म एकदम एक्शन लेवल पे जाके पढ़ते हैं। तो वो फार्मासिस्ट क्या करते तो तुरंत दवाइयाँ चेंज कर देते हैं, ये नहीं ये ले जाओ भाई, ले जा, हो गए काम, पैसा तो बनल, ठीक है, ये होता है। ठीक है, कुछ होते हैं ना, ठीक है, फार्मासिस्ट भी खराब टाइप में होते हैं, पैसे के चक्कर में करते हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा। तो इनका उद्देश्य यह होता है सिलेक्टेड दवा का देने में सहयोग करें। नहीं है तो दोबारा हम क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, सर ये दवा नहीं है तो इसका कोई अल्टरनेट दे सकते हैं कि नहीं, तो वो कहेगा हाँ तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, यानी क्लिनिकल फार्मेसी का स्कोप क्या होता है। सबसे पहले पेशेंट शेयर यानी पेशेंट सेंटर केयर खोल सकते हैं, मतलब पेशेंट को आप केयर करने के लिए एक प्यारा सा सेंटर ऑलरेडी क्लिनिक आप खोलवा किए हैं, उसमें आप सेवा प्रदान करेंगे। डॉक्टर की टीम से यानी कोलैबोरेट करना आपकी जिम्मेदारी होती है, क्यों, क्योंकि क्लिनिक खोले हैं तो कहेंगे डॉक्टर हमारे यहाँ ये बैठते हैं, तो उनको कोलैबोरेट करेंगे कि भाई हमारे यहाँ बैठिए, ये सुविधाएँ हैं, लोगों को उपचार करिए, दवाइयाँ हम देंगे। ठीक, पब्लिक हेल्थ रोल क्या होता है, इन्हीं का होता है। ठीक है, पब्लिक हेल्थ यानी पब्लिक को मेंटेन करना रोल इन्हीं का होता है। ठीक, ये हो गया। रिसर्च एजुकेशन, रिसर्च और एजुकेशन की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। क्लिनिकल फार्मेसी मतलब बड़े बड़े रिसर्च करते हैं, बट वो थोड़ा सा बड़े लेवल पे होते हैं। तो ठीक है, फार्माको विजिलेंस मतलब दवा की देख रेख निगरानी करना इनकी जिम्मेदारी बनती है। उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा, स्पेसिफल यानी स्पेसिफिक एरिया, कुछ ऐसे एरिया होता है जिसपे ये काम करते हैं, जैसे रूरल एरिया हो गया जहाँ पर दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, तो क्लिनिकल फार्मेसी खोल के लोग बैठते हैं और सेवा लोग के करते हैं। देखिए आप फील्ड में जा रहे हैं तो पैसा, प्लीज आपसे अनुरोध है पैसा के चक्कर में न जाइए,
सेवा के चक्कर में जाएंगे तो ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, आराम से नाम भी कमा लेंगे। अब इन्हीं को हम क्या करेंगे, नोट में, ठीक है, जब PDF डालेंगे तो इनको थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन एक्सप्लेन कर देंगे, आपका एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं बनेगा तभी ये लिख देंगे, तभी नंबर नहीं कटेगा। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है जी, राइट अबाउट द मेडिकल हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, यानी पेशेंट की जो मेडिकल हिस्ट्री होती है उसको देखने के लिए तुम्हें पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। अब मेडिकल हिस्ट्री क्या होती है पेशेंट की, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा अच्छे तरीके से। ठीक, किसी भी पेशेंट के बारे में आप देखिए अच्छे से नॉलेज रख पाएंगे तब दवाइयाँ सही से आप दे पाएंगे। ठीक है, तो ये लिख रखा तुम्हारे पास मेडिकल हिस्ट्री। अब मेडिकल हिस्ट्री को साइड में अभी तुम रखो, हमारी भाषा समझिए, एक्चुअल में आसान से आसान भाषा में। जैसे कोई पेशेंट आया तो उससे पूरा डिटेल में पूछेंगे, भाई आप बीमार थे, कितने दिन से बीमार है, ये पूछेंगे। कितने, तो बोलेगा इतने दिन से बीमार है। अब कहेंगे भाई कितने दिन से तुम दवाइयाँ खा रहे थे, तो बोलेंगे इतने दिन से दवाइयाँ खा रहे थे। यदि कोई पर्चा, भाई दिखाओ कौन सा दवा खा रहे थे, कहाँ से खा रहे थे, कि किसी डॉक्टर से लिखवाए थे कि किसी मेडिकल स्टोर पे बिना पूछे उछे किसी डॉक्टर से ले लिए थे, तो ये सब हिस्ट्री देखेंगे। डिजीज है तो कितने दिन से है, या आपको मान लेते जैसे टाइफाइड का एग्जाम है, एग्जामिनेशन हमें करना, तो बोलेंगे टाइफाइड कितने दिन से है भाई, तो बोलेगा भाई इतने दिन से हमारे टाइफाइड है। ठीक, तो बोलेंगे यार टाइफाइड, एक्चुअल में बोलेंगे बोलेगा बुखार है, तो बोलेंगे अच्छा ये टाइफाइड का शंका हो सकता है, तो ऐसे हम क्या कर देते हैं, टाइफाइड चेक करवा लेते हैं। यदि सोल्मेनेला पॉजिटिव आता है तो उससे हम टाइफाइड की दवा चलाते हैं। ठीक, या कोई और इन्फेक्शन होता है तो उसकी पूरी हिस्ट्री जानना हमें जरूरी होता है, तभी आप उचित से उचित दवाइयाँ दे सकते हैं। तो वही जो हिस्ट्री जान रहे तो उसी को क्या बोलते हैं, मेडिकल हिस्ट्री बोला जाता है। तो क्या लिखा, मेडिकल हिस्ट्री वह प्रक्रिया है जिसमें पेशेंट द्वारा पास्ट ड्रग्स रिकॉर्ड तथा परजेंस जानकारी एकत्रित करना मेडिकल हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, मेडिकल हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक, नेक्स्ट में इसमें पेशेंट की दवा लेने, ठीक है, लेने की विधि, समय, उपयोग का संपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिलता है जिससे सही जानकारी दर्ज की जा सकती है। अब देखिए इससे पेशेंट की पूरी की कितना दिन से वो दवा ले रहा है, किस विधि से ले रहा है, कितना समय से ले रहा है, कौन सी दवाइयाँ उपयोग किया, संपूर्ण इन्फॉर्मेशन एक फार्मासिस्ट को मिल जाती है या किसी डॉक्टर को मिल जाती है, जिससे वो सही जानकारी दर्ज किया सके। बताओ सही जानकारी दर्ज यदि हो जाएगा ना तो डॉक्टर उसे चुटकियों में सही करता है। एक हम रियल कहानी आपको बताते हैं। ठीक है, हमारे साथ एक, ठीक है, मित्र थे, उनकी लेडीज़ थी, मतलब उनकी औरत थी, तो वो सर कहें कि हम दवा, उनको कोई थोड़ा सा लेडीज़ की प्रॉब्लम थी, लोकोरिया करे के। ठीक, अब तुम सोचो कम से कम 4 और साल से दवाइयाँ वो करा रहे थे बट ठीक नहीं हो रही थी। ठीक, हम उनसे सजेशन किए कि एक बार एम्स में दिखा लीजिए। ठीक है, हम सब लोग गए गोरखपुर, ठीक है, कहाँ, गोरखपुर एम्स में गए थे। ठीक है, गाइनों में दिखाएं। ठीक है, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास होता है क्या है। ठीक, अब वो जब आए, ठीक है, अब वो जब आए तो उसको क्या कर दिए, पूरा हम अच्छे तरीके से वो सब मेंटेन किए। ठीक है, अब वो सब अच्छे तरीके से एग्जामिन किया। अब हो क्या रहा था, देखिए हम कहें भाई, अब तुम सोचो गाइनो का जो तुम्हारे पास था इतना बड़ा रूम था, यहाँ पर मेन डॉक्टर यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये पेशेंट यहाँ पर आके खड़े रहते हैं। यहाँ पर ऐसे बड़ा सा टेबल था। ठीक है, यहाँ पर हम जाते 3 MBBS लेडीज और जेंट्स भी थे और मेन डॉक्टर यहाँ गाइनो वाली बैठी थी। अब पेशेंट जाता था अपनी, यहाँ पर अपनी हिस्ट्री पूरा बताता था, कि पूरा हिस्ट्री बताता था, जिससे वो काम होता। हम लिखें, कहें भाई इतना कौन कहें लिखते हैं जी। ठीक, अब उसके बाद ये लिया, फिर ये पूछा, जितना उनके पास रिपोर्ट वगैरह सब था, सब कुछ क्या कर दिया, वो नोट करते गया। ठीक है, एम्स टू दिल्ली में है सर, नहीं एम्स गोरखपुर में, भाई कहाँ है यार, गोरखपुर में भी एम्स है। ठीक है, अभी 1 साल की घटना जो बता रहे हैं। अब तुम सोचो सारा ब्यौरा, अब तुम सोचो जो प्रिस्क्रिप्शन लिखे थे उसमें एक और पेंच कर दिया, ये मतलब फोटो कॉपी वाला और पेंच कर दिया। वो डॉक्टर घूसता गया। हम कहें यार कहें ना हो जाता था हो मर दे। ठीक है, अब तुम सोचो पहले हम लेडी डॉक्टर के साथ रहते हैं, कहें यार इतना कोई थोड़ी डॉक्टर लिखता है। तो सोचो इतना प्रिस्क्रिप्शन जब लिख लिए तो मेन डॉक्टर के पास गए। अब मेन डॉक्टर देखते ही केवल 2 वर्ड पूछा, 2-3 वर्ड, सारी समस्या बताई। ठीक है, 1 मिनट तक बतियाई ज़्यादा। उसके बाद तुम सोचो 2 दवाइयाँ लिखा। ठीक है, एक तुम्हारे पास हम जाते कोई गैस की थी और एक दवाई हमको नहीं याद है कौन सी दवा लिखी थी, लोकोरिया का कुछ आता है। ठीक है, मेन काइंड का, वो दवाइयाँ लिखी भाई। वो सोचो कितना, 1 हफ्ता का उन्हें फायदा मिल गया। 45 दिन तक दवाई चलाई, आज तक वो सही है। कहें यार भाई ये तो सटीक है। इसीलिए हिस्ट्री जानना बड़ी जरूरी है। और कितने खड़ुआ डॉक्टर होते हैं, का बाहो कैसन बाहो। ठीक है, ये सब तुरंत लिख के तुरंत बाजा भागा। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है,
संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगा तो मेंटेन ही कर पाएंगे। ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री आपके सामने हो जाएगा यहाँ पर। अब मेन गोल क्या होता है, मेन गोल क्या होता है यहाँ पर हम आते हैं। फार्मासिस्ट को सेल्फ पेशेंट से, ठीक है, सेल्फ पेशेंट से परिचित कराना चाहिए। मतलब फार्मासिस्ट खुद ही जाके पेशेंट से पूछना चाहिए क्या समस्या है, हम यहाँ के फार्मासिस्ट है, कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताइए। तो ठीक, अब बता दिए। तो फार्मासिस्ट को पेशेंट की बीमारी को, पूरा डिजीज को हम कंडीशन देखेंगे। प्रिस्क्राइब यानी लिखा प्रिस्क्राइब तथा नॉन प्रिस्क्राइब दवा की जानकारी लेंगे। मतलब उनसे बोलेंगे कि बीमारियां कब से है, क्यों है, ठीक है, सब पूरा डिटेल में उनसे जानकारी लेंगे। उसके बाद तुम्हारे पास, यानी आप दवा जो खा रहे थे प्रिस्क्राइब ड्रग थी कि नॉन प्रिस्क्राइब, मतलब किसी डॉक्टर के लिखा हुआ दवा खा रहे थे कि वैसे मेडिकल स्टोर पे अपने से ले रहे थे। दवा की जानकारी भी पूरा डिटेल में हम लेंगे। फार्मासी का नेक्स्ट में तुम्हारे पेशेंट की थेरेपेटिक टाइम नोट करना पड़ेगा। थेरेपेटिक मतलब उसका जो उपचार टाइम, कितने दिन से ये उपचार करवा रहा है, उस टाइम को भी हमें नोट करना पड़ेगा। पेशेंट के मेंटल नेचर को भी समझना इनकी आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो ये हो जाएगा यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास ये जो बंदा है, इसमें ड्रग्स का एब्यूज तथा मिसयूज को रोका जा सकता है। ठीक, इन्हीं के द्वारा किया जाएगा। ड्रग्स इंट्रैक्शन को कम किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मेडिकल हिस्ट्री। हमको पूरा पता रहेगा नॉलेज, तो हम इनको बढ़िया से काम कर देंगे। तो ये तुम्हारे पास ये था। अब प्रोसीजर में कैसे कैसे लिखेंगे, एक्चुअल में प्रोसीजर में क्या क्या लिखेंगे। देखिए, फार्मासिस्ट को मरीज से स्वयं का क्या कर देना, परिचय देना चाहिए। ठीक है, द्वारा ये तो ऊपर लिखे थे भाई, गोल और परिचय बात एक ही है, प्रोसीजर वगैरह हो गया, थेरेपेटिक समय, यही सेम टू सेम है भाई। ठीक है, इतना मेडिकल हिस्ट्री में आपको क्या कर देना, इतना ही लिखना। मेडिकल हिस्ट्री में देखिए, सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री क्या क्वेश्चन पूछा था हमसे, अच्छा 60 नोट पूछा था, कोई टेंशन नहीं। मेडिकल हिस्ट्री का हमने इंट्रोडक्शन दे दिया और यहाँ से मेन गोल दे दिया। ठीक है, ये हो गया काम। प्रोसीजर में सेम टू सेम, प्रोसीजर और गोल बात एक ही है, उद्देश्य क्या होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, अब इस पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्सप्लेन वेरिएट स्टडी टू मिनिमाइज यानी मेडिकल इरर। मेडिकल इरर या डिस्पेंसिंग इरर बात एक ही है। ठीक है, मेडिकल इरर भी पूछे तब भी वही लिखना, डिस्पेंसिंग इरर पूछे तब भी वही लिखना। डिस्पेंसिंग मतलब दवाई या मेडिसिन से तो ही हो रहा है, तो उसको पूरा डिटेल में आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से आप सुनिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये कोलॉजी में भी, यानी वो, ठीक है, कम्युनिटी में ही पूछा भी गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। तो सब लिखा है डिस्पेंसिंग इरर क्या होता है। डिस्पेंसिंग इरर क्या होता है, देखिए, कोई भी पेशेंट है, गया डॉक्टर के पास, दवाई लिखवाया, आपके पास आया, चलिए, अब जो दवा लिखा गया है, आप जो दवा दे रहे हैं, उनके बीच में जो भी अंतर होता है उसी को हम डिस्पेंसिंग इरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्पेंसिंग इरर या मेडिसिन यानी मेडिकल यानी मेडिकेशनल इरर बोला जाता है। तो वही लिखा है, डिस्पेंसिंग इरर को आप मेडिकेशनल इरर भी कहा जाता है। यह वह अंतर है जो रोगी के पर्चे और फार्मेसी द्वारा मरीज या वार्ड को दी जाने वाली दवा के बीच में होती है, उसे डिस्पेंसिंग इरर कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिखा, डिस्पेंसिंग इरर का कारण, यानी क्या कारण कि डिस्पेंसिंग इरर हो रहा है। तो बहुत सारी चीज कारण हो सकता है, जैसे प्रिस्क्रिप्शन का गलत मूल्यांकन करना, मतलब एक थोड़ा सा बौकर टाइप में फार्मासिस्ट रहे, या बौकर टाइप में डॉक्टर रहे, या कोई ऐसा टाइप में रहे जो गूंज दे पूरा दवाई है, ला बाबू जा लिखा। ठीक है, तो उसका मूल्यांकन, जो प्रिस्क्रिप्शन आया है सही से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तब भी दिक्कत हो सकती है मूल्यांकन में। डॉक्टर की खराब राइटिंग, अब तुम सोच सकते हो डॉक्टर कैसे घोषते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ एक डॉक्टर हैं, ठीक है, अब डॉक्टर वो गवर्नमेंट डॉक्टर हैं। ठीक है, अब तुम सोचो वो जब लिखते हैं ना, जैसे मान लेते ये तुम्हारे पास पर्चा है, ठीक है, अब मान लेते तुम्हारे पास है पर्चा है, तो यहाँ पर पहले तो नाम तो ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है, इतना तुम्हारे पास है। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे कहेंगे क्या प्रॉब्लम है, कहेंगे सर पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, और थोड़ा सा ये चीज हो रहा है, तो ऐसे लिख देंगे। ऐसे मतलब यहाँ पर कमरा नंबर लिख देंगे 42 नंबर, और यहाँ से लिख देंगे 98 नंबर। अब इतने केवल लिखेगा, ये बंदा का गोंजा है कुछ पता नहीं। 42 नंबर पे जाओगे ब्लड जांच हो जाएगा, यहाँ पर जाओगे कर देगा अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, बस ये उसको करा के फिर होता क्या, वो अपना खुद का दवा बंदा लिखता है, इसलिए वो गूंजता है। क्योंकि वो आप तुम सोचो पूरे हॉस्पिटल में और पूरे वहाँ पर एरिया में जो मेडिकल स्टोर कोई पढ़ नहीं पाता, एक का मेडिकल स्टोर वाला पढ़ता है, एक्चुअली में पढ़ता नहीं, वो भी फ़ोन से भी क्या होते हैं इंडिकेशन दे देता है ये दवाइयाँ देनी, बस वो भी वोकर टाइप में है। ठीक है, वो करता है। अब तुम सोचो वो भी जब क्या कर देता है, जब लिखता है बंदा, ठीक है, वो भी जब लिखता है, ठीक, अब जब ये जाँच करवा के जब दवाइयाँ लिखेगा तो ऐसे करेगा, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ऐसे करके ऐसे, मतलब सेम टू सेम ऐसे लिखता है। तो उसकी राइटिंग हम आपको दिखाएंगे ना, ठीक है, किसी दिन दिखाएंगे। ठीक है, चलो हम एक बार उसकी राइटिंग जब देखेंगे ना तो आपको आपके यहाँ पर डाल देंगे एक्चुअल में कैसे वो लिखता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो गया। अब उससे लिखावट से खराब होने से दिक्कतें हो सकती हैं, कोई टेंशन नहीं भाई। ये लाइट चली गई, ठीक, तो ये तुम्हारे पास दिक्कतें हो सकती हैं। तो लिखावट,
एक जैसा दिखने या सुनने वाली दवाओं में कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, दवाइयाँ थोड़ा सा लिखने में ठीक है दिक्कत हो रही है, ठीक है लिखने में दिक्कत होती है या आपको पढ़ने में या सुनने में दिक्कत। जैसे कोई मान लेते हैं हमसे बोले मेट्रोजिल था, हमें सुना है मेटफॉर्मिन, उठा के ला मेटफॉर्मिन दे दिए तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो वही तुम्हारे पास एक जैसी दिखने तथा सुनने की जो दवाइयाँ होती हैं जिसे लासा ड्रग्स बोलते हैं, लाइक ए ड्रग्स, ठीक है लिखा लुक ए लाइक, साउंड ए लाइक होता है, इससे कंफ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास फार्मेसी रिलेटेड इशू के कारण भी क्या हो सकता है, दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे तुम्हारे पास क्या होगा, फार्मेसी रिलेटेड इशू, आपके यहाँ सही से दवाइयाँ रखी ही नहीं गई हैं, ठीक, उससे इधर हो सकता है। ठीक है, दवाओं के गलत लेबलिंग से, मतलब जो डिब्बा पे कुछ लिखा है और एक्चुअल में है कुछ और, तो उससे भी तुम्हारे पास इधर हो सकता है। इसीलिए प्रॉपर जांच करना भी जरूरी होता है, नहीं तो देखेंगे जैसे डब्बा पे कुछ लिखा होता है ना, किसी लिखा रहेगा कुछ और, दवा कुछ रखा रहेगा कुछ और, तो आपसे अनुरोध है दवाइयाँ कभी भी दें तो उस पत्ते को निकाल के अच्छे से पढ़े तब उसको देने, तो दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट में लिखा फार्मासिस्ट का, ठीक है, पूरा नॉलेज ना होने पर, मतलब कोई फार्मासिस्ट है, नाम लिखवा लिए और घूम रहे हैं, चलेंगे बम्बई कारपेंटर वाला काम करें, अगले परीक्षा देने पास हो गए, ट्रेनिंग के दौरान जइबा नहीं करता था, ठीक है पैसा दे को भी ट्रेनिंग कंप्लीट करवा लिए, तो नॉलेज ना होने से भी डिस्पेंसिंग एरर हो सकती है। पर्चे के पढ़ने में यानी क्या मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब पर्चा ही सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, तो उससे दिक्कतें हो सकती है। ठीक, ये सब कारण हो सकता है। कुछ कॉमन टर्म, क्योंकि फार्मेसी में कुछ कॉमन टर्म होते हैं, उससे आपको हो सकता है। जैसे तुम्हारे पास ओडी मतलब वंस ए डे, मतलब दिन में एक बार खाना, बीडी मतलब दिन में 2 बार खाना, टीडीएस मतलब क्या होगा 3 टाइम डेली, मतलब 3 टाइम दिन में लेना है। यहाँ पर क्या करना, ओएम मतलब एवरी मॉर्निंग आपको लेना है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, ओएन एवरी नाइट लेना है। यस ओ मतलब एज ए नीडेड, जब जरूरत रहेगी तो यस ओ यस मतलब जब जरूरत रहेगी तो आप खा लेंगे। अब उसको कैसे हम मिनिमाइज करना है, ठीक है, क्योंकि देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा था मिनिमाइज, ठीक है, मिनिमाइज द मेडिकेशनल इरर, यानी डिस्पेंसिंग इरर को कैसे तुम मिनिमाइज कर सकते हो। पहला, प्रिस्क्रिप्शन की सही एंट्री करना, मतलब जो भी प्रिस्क्रिप्शन है कि बंदे का नाम क्या है, वेट क्या है, सब कुछ यदि सही रहेगा तो उससे इरर कम होगा। डॉक्टर के भी सब भी मैनेज। लासा ड्रग्स के प्रति सावधान रहना, मतलब लासा ड्रग्स जो मिलते जुलते नाम रहता था, सुनने में भी मिलते जुलते रहे, उनसे सावधान रहना चाहिए। लिखा बड़े से, ठीक है, बड़े से कंफर्म करें, यानी तुम्हारे पास कोई सुपरविजन या कोई आपके सीनियर रहता है, उसे कंफर्म करें कि प्रिस्क्रिप्शन करेक्ट तथा पूरी तरह से पूर्ण है या नहीं। जैसे पहले स्टार्टिंग में जाइए तो नहीं प्रिस्क्रिप्शन आप पढ़ने लगे, देखिए उस प्रिस्क्रिप्शन को देखिए किसी सीनियर को दे दिए, ठीक है, अब वो जब बोले दवाइयाँ तो उसी को आप निकाल के रखिए, फिर एनालिसिस करिए एक्चुअल में, अच्छा ये दवाइयाँ को ऐसे लिखा जाता है, ये दवाइयों को ऐसे, उसके बाद आप पकड़ लेंगे, चुटकियों में काम कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा डेसिमल जीरो आदि का सही से देखना, मतलब देखो ये भी बहुत जरूरी होता है। जैसे मान लेते हैं अभी कोई दवाइयाँ हैं, जैसे डाइजापाम हो गया, ठीक है, तो ये सब देखा जाए तो 0 पॉइंट तुम्हारे पास 25 mg में आता है, और कोई 25 mg के आता है, तो ये पॉइंट न देखें आप, 25 mg का उठा के दे दिए, अब वो दिक्कत हो जाए। 0.25 mg बहुत 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 कम, और ये बहुत ज़्यादा है, तो इससे भी एरर आ सकता है। ठीक है, तो वही लिख रखा है जीरो देखना। तनाव कम करना तथा कार्यभार यानी संतुलित करना, मतलब आप कभी भी मेडिकल स्टोर पर रहिए तो स्ट्रेस फ्री होकर रहिए, और कार्यभार संतुलित करना तुम्हारे पास कि नहीं बहुत ज़्यादा बोर 24 घंटा आप क्या कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, तो उससे भी दवाइयाँ गड़बड़ हो सकती हैं आपके। ठीक है, संतुलन खराब होने से दवाइयों का सूटेबल प्लेस पर ही रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, दवा को सूटेबल प्लेस पे रखना चाहिए, मतलब क्या होगा, जो दवाइयाँ होती हैं ना एक सही जगह रखना चाहिए। देखिए आपसे अनुरोध है जो दवाइयाँ जहाँ से निकाले उसी गत्ते में रखिए, नहीं तो भाई कहीं दिक्कत हो जाएगी, तो दिक्कत इस वो रखा एक्सपायरी हो जाएगा या किसी गलत दवाई दी जाएगी। सूटेबल प्लेस पे रखें, स्ट्रेस को कम करें, ऑल प्रिस्क्रिप्शन को सही से जाँच तथा, ठीक है, जाँचें तथा उन्हें देखें, तभी आप दवाइयाँ दें। दवा पर लेबलिंग को सही भली भांति देखना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। तो ये डिस्पेंसिंग, मिनिमाइज द डिस्पेंसिंग एरर, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया पूरी तरह से, ठीक है, पार्ट ए 1 घंटे का एटलीस्ट हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब पार्ट बी अगर थोड़ा सा तेजी से चलते हैं भाई, ठीक है, नहीं तो इससे बहुत लेंदी हो जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा है वो इस पर चलते हैं। ठीक है, ठीक, अब चलिए क्वेश्चन पढ़िए क्या लिख रखा है, डिफरेंस बिटवीन द हॉस्पिटल फार्मेसी और कम्युनिटी फार्मेसी। अब देखिए ये हॉस्पिटल फार्मेसी से दिया, ये कम्युनिटी फार्मेसी से क्वेश्चन पूछ दिया, तो ये भाई कम्युनिटी फार्मेसी से वाला, तब थोड़ा सा हम उस पर हम PDF में डाल देंगे, बट पहले हम पढ़ लेते हैं फार्मेसी प्रैक्टिस, यानी हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है, इसको हम पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है इसको हम अच्छे तरीके से देख कर आपको बताते हैं।
ठीक है, ये भाई आजा सिम सिम, आजा सिम सिम। ठीक है, तो इसको क्या कर देते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी यहाँ से थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल फार्मेसी यहाँ पर भी था पहले पेज पे। इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, चलो कोई टेंशन नहीं, हॉस्पिटल फार्मेसी पढ़ते हैं यहाँ से। हॉस्पिटल फार्मेसी देखा जाए तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे लोग तथा बहुत सारे सर्विस तथा वेल एजुकेटेड लोग क्या कर देते हैं, ट्रेनिंग करके ही वहाँ पर जाते हैं। साइंटिफिक इक्विपमेंट के साथ वो क्या कर देते हैं, दवा के द्वारा उपचार करते हैं, उसे फार्मेसी, ठीक है, हॉस्पिटल बोला जाता है। फार्मेसी हॉस्पिटल एक हेल्थ केयर सर्विस है जिसमें दवा और मेडिकल इक्विपमेंट को चुनने, तैयार करने, संग्रह करने, मिश्रित करने और पेशेंट के केयर की सलाह देने का उपयोग में फार्मेसी तुम्हारे पास करते हैं। ठीक, अब कितना इनका उद्देश्य वगैरह हो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा दिए तो इसे जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन दीजिए अपना नंबर, भाई क्या करेंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ नंबर दे, बताओ पढ़ाएं हम या नंबर दे भाई। ठीक है, अब सुनिए, हॉस्पिटल में आवश्यक यानी आवश्यक फार्मासिस्ट 50 के लिए तुम्हारे पास कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। 100 के लिए 5 यानी फार्मासिस्ट होना चाहिए। 200 के लिए 8, ये भी एमसीक्यू में पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव उनका सही यानी मेडिकल यानी हॉस्पिटल फार्मेसी में जो रहता है उनका मेन उद्देश्य क्या होता है, दवाओं को सही तरीके से वितरण करना, मतलब देना, ठीक, इनकी जिम्मेदारी होती है। ड्रग्स को मैनेज तथा मॉनिटर करना इन्हीं का काम होता है। ड्रग्स का सही भंडारण तथा स्टॉक रखना इन्हीं का काम होता है। ड्रग्स रिलेटेड एरर तथा साइड इफेक्ट को कम करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। सब कुछ इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, राइट, ठीक है, राइट ए नोट ऑन द हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड या 5P बेसल स्टेटमेंट के द्वारा आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, या 5P क्या होती है, फुल नेम आप देखो कितने लोग ऐसे हैं जो या 5P का फुल नेम लिख के दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए, यानी हॉस्पिटल स्टैंडर्ड, ठीक है, हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड या 5P के तहत क्या होता है और इसका थोड़ा सा मानक अनुसार वगैरह लिख देंगे, काम हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए सामने क्या लिख रखा है, हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड या 5P स्टेटमेंट। अब या 5P क्या होता है, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन होता है। ठीक है, इसे आप जहन में डाल लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक, और लगभग एमसीक्यू में भी आएगा। ठीक है, यह एक ग्लोबल संस्था है जो हॉस्पिटल में फार्मेसी सेवाओं के लिए मानक तथा दिशा निर्देश प्रदान करती है ताकि दवाओं का सुरक्षित, प्रभावी तथा न्याय संगत उपयोग सुनिश्चित हो सके। कहने का मतलब क्या होता है, यह हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड एक तुम्हारे पास या 5P एक तुम्हारे पास ग्लोबल संस्था होती है जो दवाओं को कैसे देना है, कितना अमाउंट में देना है कि साइड इफेक्ट कम हो, सब दिशा निर्देश कौन देता है, यही तुम्हारे पास अथॉरिटी देती है। ठीक, जिसके उपयोग को सुनिश्चित करती है, अच्छा इस पेशेंट को इतना ही दवाइयाँ देना है। ठीक, या 5P कंट्रोल करती है। ठीक है, लिखा मुख्य मानक या 5P के अनुसार लिखा है, रोगी केंद्रित सेवा, पेशेंट की सुरक्षा और इलाज से, ठीक, इलाज के रिजल्ट बेटर होना चाहिए, जो इसके अंतर्गत काम आता है। ठीक, नेक्स्ट में लिखा दवा की खरीद और दवा की यानी दवा की खरीद क्या, जहाँ से आप खरीदते हैं पूरी ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, जीएसटी नंबर कितना है, कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं, किस शेड्यूल की दवाइयाँ ले रहे हैं, ये सब चीज़ मेंटेन होना चाहिए। और दवा की क्वालिटी भी एटलीस्ट हाई होना चाहिए क्योंकि जल्दी जल्दी वो काम कर सके। ठीक है, दवा का भंडारण और वितरण यानी स्टोरेज तथा डिस्ट्रीब्यूशन, दवा को सूर्य तथा मॉइस्चर में आपको रखना नहीं है, सूर्य के प्रकाश में नहीं रखेंगे तो दवाइयाँ का कलर तथा केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ा सा डैमेज हो जाती है। नेक्स्ट में लिखा क्लिनिकल फार्मेसी सेवा, योग्य फार्मासिस्ट होना चाहिए। योग्य फार्मासिस्ट मतलब अच्छा फार्मासिस्ट होना चाहिए जो अपने आप काम करे, कि नहीं इसी किसी को पकड़ के लाए मेडिकल स्टोर पर रख दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल डॉक्यूमेंट क्लियर तथा क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, मतलब आप जो फार्मेसी खोल रखे हैं, ठीक है, हॉस्पिटल फार्मेसी सभी डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए, कि नहीं आप केवल वैसा खोल के बैठे होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या था, या 5P के अनुसार देखा जाए तो हॉस्पिटल फार्मेसी का स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, उसके अनुसार कैसे क्या चीज़ करना है इनके अनुसार दे दिया गया है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट। जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस है उसमें फार्मासिस्ट को रोकने का, प्रिवेंट मतलब रोकने का क्या, यानी कि उपचार एक्चुअल में क्या रोल है, इसको आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन देखा जाए तो वो इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि थेरेपी यानी फार्माकोथेरेपेटिक्स में ये भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तब समझते हैं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या होता है, फिर हम कैसे इन्हें रोक सकते हैं, रोकथाम करने के लिए कौन दवाइयाँ चलाएंगे उसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो लिखा एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या होता है। ठीक, अब सुनिए, ध्यान से सुनिए।
पहले रेसिस्टेंस समझो क्या होता है। जैसे कोई बैक्टीरिया है, उसे कोई दवाइयाँ दे रहे हैं, तो उस दवाइयाँ के प्रति वो रेसिस्टेंस हो जाएगा, मगर वो अब उस पर दवाइयाँ वो काम नहीं करेगा। अब उसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ऐसी दवाइयाँ प्रयोग करेंगे तो इस रेसिस्टेंस को मार दे, तो उसी को एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस बोला जाता है। अब देखिए उसका दादा का भी दादा आ गया, यानी बाबा आ चुके हैं। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस वह दवा है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे कोई बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंजाई हो, चाहे पैरासीटाम यानी पैरासाइट हो, के बिहेवियर के संपर्क में आने से उसे बदल देता है, उसे एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस ड्रग्स कहा जाता है। ठीक, मतलब वो जो तुम्हारे पास बिहेवियर, ठीक है, मान लिया था कि ऐसे हो रहा है, ठीक है उदय भाई इतना पीछे कैसे हो गए यार आप, ठीक है अब आइए जल्दी से सामने आइए, ठीक है आप आइए एकदम से स्टार्टिंग में, ठीक है लाइव देखिए आप, तब मजा आएगा भाई, ठीक है। ठीक है, बिहेवियर के संपर्क में आने से उसकी बिहेवियर को बदल देता, अब वो दवाइयाँ उस पर काम करेगी और उसको किल करके ख़त्म कर देंगे। ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के प्रति डेवलप होने की प्रवृत्ति रहती है, जिसे हम सुपर बग कहते हैं। मतलब जैसे ये हमारे पास मान लेते हो कोई यहाँ पर कोई यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट कुछ भी हो सकता है। अब उसको हम ये दवा दे रहे हैं, ये दवा दे रहे हैं, ये दवा दे रहे हैं, तो अब बताओ जो हम दवा दे रहे हैं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट, इसके बिहेवियर के प्रति क्या करेगा। ठीक है, जैसे अब ये जैसे ब्लैक है, तो जो तुम्हारे पास ये सब व्हाइट कलर का, ये व्हाइट वाला ब्लैक के प्रति अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा। अब इस पे ये जो दवाइयाँ हम इसको दे रहे हैं, अब ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, तो अब उसी को क्या बोलते हैं, सुपर बग बोलते हैं। मतलब एक तरह का बना लेता, कोई दवाइयाँ उस पर काम नहीं करेगी। ठीक, तो इसको पहला बोला था सुपर बग बोलते हैं। ठीक, अब कोई मान लेते सुपर बग, यदि मान लेते एक नंबर में पूछे तो लिखेंगे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके पास एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट के प्रति सहने की प्रवृत्ति हो जाती है, यानी डेवलप की प्रवृत्ति हो जाती है, उसे सुपर बग कहते हैं। एंटी माइक्रोबियल पर, ठीक, एंटी माइक्रोबियल पर दवाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस पर कोई दवा पर प्रभाव नहीं करता, इससे संक्रमण में यानी इस प्रकार संक्रमण शरीर में बना रहता है, इसके लिए कॉम्बिनेशन दवाइयाँ का प्रयोग की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते ये तुम्हारे पास बैक्टीरिया है, उसके ऊपर ये कवरिंग किसकी है, तुम्हारे पास सिस्ट की कवरिंग। अब इस पर कोई भी दवाइयाँ खाओगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ड्रग्स रेसिस्टेंस बैक्टीरिया है, बट ये नॉन रेसिस्टेंस बैक्टीरिया, मतलब ये तुम्हारे पास मान लेते हैं ये बैक्टीरिया की खोल है, अब इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, यानी इसके ऊपर मान लेते हैं ऐसे तुम्हारे पास कवरिंग है, इस पे काम नहीं करेगी और इस पे काम करेगी, तो ये नॉन रेसिस्टेंस बैक्टीरिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये भी देखा जाए तो कितने तरह के होते हैं एंटीमाइक्रोबियल, तो कई तरह के हो सकते हैं। मल्टी ड्रग्स रेसिस्टेंस, मतलब कोई बंदा ज़्यादा समय से दवाइयाँ खा रहा, उससे हो सकता है। एक्सटेंसिव ड्रग्स यानी ड्रग्स यानी रेसिस्टेंट, मतलब उस दवा के प्रति एक्सटर्नली हो चुका है। पेन ड्रग रेसिस्टेंट, 3 तरह के तुम्हारे पास होते हैं। अब इसको प्रिवेंशन कैसे करना है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट, कैसे तुम रोकथाम करोगे, तो इसके लिए जानते हो क्या करते हैं, बड़ी खतरनाक दवाइयाँ चलाते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 या 2 से अधिक कॉम्बिनेशन ड्रग्स का उपयोग करें। जैसे तुम्हारे पास लिखा है MSRA होता, इसमें तुम्हारे पास मेथिसिलिन में तुम्हारे पास ओफ्लॉक्सासिन। अब देखिए मेथिसिलिन तथा ओफ्लॉक्सासिन दोनों का कॉम्बिनेशन जो स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियन है, इसको मार देगा भन्न से। ठीक, इनको तो तुरंत पीट देगा। VRE जैसे तुम्हारे पास क्या बनते हैं, वेंकोमाइसिन, जैसे वेंकोमाइसिन, ये भी कॉम्बिनेशन दवाइयाँ, इसमें कई कॉम्बिनेशन दवाइयाँ रखी जाती है, जिससे इंट्रोकोकाई को तुरंत मार देगा, खत्म। PRSP जिसे हम पेनिसिलिन बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ये भी तुरंत इसको पीट देगा, काम खत्म हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास लिखा है प्रिवेंशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। ठीक, ये तुम्हारे पास दवाइयाँ दी गई हैं। ठीक, अब हम क्या आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं गुरुदेव। नेक्स्ट को क्या दे रखा बाबू, नेक्स्ट में क्या दे रखा है जी, ये हो गया। नेक्स्ट में डिफाइन हाई रिस्क ड्रग्स और स्टडी टू रिड्यूज ईदर हाई रिस्क, उसको कैसे तुम कम कर सकते हो, इसको ईदर को, इसको तुम्हें बताना पड़ेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, हाई रिस्क ड्रग्स क्या होती है। अब देखेंगे, सुने होंगे कि भैया ये दवा मत ले जाओ यार, ये थोड़ा सा खराब दवाइयाँ हैं, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए। तो लिखा है हाई रिस्क ड्रग्स वे दवाइयाँ होती है जिनकी थोड़ी सी मात्रा में भी गलत उपयोग डेंजर तथा हार्मफुल इफेक्ट होने के कारण से, यानी होने से आदमी की क्या हो जाती है, डेथ भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अभी क्लोनाजोपाम होगा, डाइजापाम हो गया, मार्फिन होगा, कोडीन होगा, ठीक है, ये सब इंसुलिन होगा, ये सब यदि आप गलत तरीके से आप उपयोग कर लिए बिना प्रिस्क्रिप्शन के, अपने से खुद से, ठीक है, और गलत तरीके से कर सकते, तो आपके लिए डिजीज की कंडीशन खराब हो सकती और आपकी डेथ भी हो सकती है। तो लिखा हाई रिस्क ड्रग्स वे दवाइयाँ होती जिनकी थोड़ी सी मात्रा से भी गलत उपयोग यानी डेंजरस हार्मफुल इफेक्ट होने के कारण उस बंदे की डेथ हो सकती है, उसको हाई रिस्क ड्रग्स बोला जाता है।
ठीक। नेक्स्ट में एग्जाम्पल में तुम्हारे पास कौन से आते हैं एग्जाम्पल में से इंसुलिन हो गया। अब बताओ बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप इंसुलिन ले लिए तो आपको हाइपोग्लाइसेमिक का खतरा बन जाएगा, जो बड़ी खतरनाक होती है भाई। ठीक है, ग्लूकोज की यानी आपके शरीर के अंदर ग्लूकोज का कमी हो जानी चाहिए। ठीक। मॉर्फिन और तुम्हारे पास फेंटानिल, ये तुम्हारे पास एक दवाइयाँ होती है जो नार्कोटिक तथा साइकोटिक कैटेगरी के अंतर्गत रखी जाती है। अब बताओ ये बिना पीछे किसी से ले लिए तो नशा हो सकता है आपको, नशा वाले बंदे इसी को लेते हैं, नहीं पाएंगे तो बेचैनी नहीं उनके झाए रहेगी। ठीक। अब यदि ज़्यादा अमाउंट में थोड़ा सा जमा अमाउंट हो गया तो आपकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता नहीं एक्चुअली में डोज कितना खाना चाहिए। लोगों को नशा लगता जाएगा, उसकी डोजिंग बढ़ाते चले जाएंगे। पोटेशियम क्लोराइड जो हार्ट बीट को क्या कर देगा, रोक देगा आपके शरीर के अंदर, आपकी डेथ हो जाएगी। क्लोनाजेपाम जो कार्डियक तथा हार्ट डिजीज तथा पल्मोनरी डिजीज में इसका उपयोग किया जाता है। हिपेरिन और वर्पारिन, हिपेरिन और वर्पारिन कहीं खा लिए तो ब्लड सर्कुलेशन में जोखिम हो जाए, क्योंकि ये एंटी कोगुलेंट ड्रग्स होती है, मतलब हमारे शरीर के अंदर जाके कोगुलेट कर देगी, थक्का, खून में थक्का बनाने लगेगी, आदमी मर जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक। तो ये सब तुम्हारे पास हाई रिस्क ड्रग्स के अंतर्गत। इसकी सावधानियां कैसे बरतनी है, हमें स्पष्ट लेबलिंग होना चाहिए, हर एक दवा पे लेबलिंग तगड़ी होनी चाहिए। ठीक। डोजेज के लिए तुम्हारे पास गाइडलाइन प्रदान करना, मतलब क्या करना कि कितना डोज देना, एक फिक्स कर देना, जो डॉक्टर कह ही बताते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन जब दी जाती है, ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है तो कुछ दिन के लिए, जैसे मान लेते कोई पर्चा लेके आए कि भाई इस पर दवा दे दो, तो उस पर नशा की दवाइयाँ रहेंगी तो डेट देखेंगे कि डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब किया था कहीं वो तो इसका लत तो नहीं लग गया, नहीं तो खाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक। जैसे ट्रामाडाल वगैरह किसी को दे नहीं सकते भाई, ठीक है, बहुत देंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, आदमी को फंसा जाएंगे, दिक्कत हो जाती है। प्रॉब्लम हेल्थ केयर का परीक्षण करना, सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दो मोस्ट, ये क्या कराया जा रहा है, 2 साल का पेपर तैयार तुम कर लो, उसके बाद इजीली हो जाएगा सारा काम। प्रॉपर हेल्थ केयर प्रशिक्षण करना इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। डबल चेक यानी जो सिस्टम होता है इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। डबल चेक मतलब बार बार चेक करेंगे उसको सही हो रहा है कि नहीं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिस ड्रग्स को कम किया जा सकता है, रिड्यूज किया जा सकता है। ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है जी, राइट, ठीक है, तुम्हारे पास नेक्स्ट पे आते हैं, राइट ए नोट ऑन डिस्पोजल ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स। देखिए नार्कोटिक ड्रग्स क्या होती है, इसको डिस्पोज कैसे किया जाता है, इसको आपको पूरे तरीके से बताना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हमारे पास नार्कोटिक ड्रग्स क्या होती है, इसके सावधानियां क्या होती हैं, कौन कौन सी आती है, एग्जाम्पल और डिस्पोजल कैसे करना है, इसको लिख देंगे, बस काम हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो ये लिख रखा है, देखिए नार्कोटिक एंड साइकोटिक दवास को हैंडलिंग मतलब कैसे डिस्पोजल करना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं अपने मेन मुद्दे से, क्या लिख रखा, नार्कोटिक तथा साइकोटिक ड्रग्स एक ऐसी दवा होती है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है, मतलब जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट करती है। इस ड्रग्स को हैंडलिंग के लिए, मतलब इस ड्रग्स को हैंडलिंग के लिए इंडिया में एक सख्त कानून बनाया गया कि इसके डिस्पोजल कैसे करना, कौन खरीद सकता है, कौन बेच सकता है, ये सब एक व्यवस्था बनाई गई है। ठीक है। अब इसमें तुम्हारे पास व्यवस्था बनाई गई, इसके कंट्रोल करने के लिए नार्कोटिक तथा साइकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1955 में लिया गया था। ठीक है। इसमें एक एक्ट बना देगा कि नार्कोटिक दवाइयाँ आप बेच नहीं सकते, बेचेंगे तो इस एक्ट के तहत जो लिखा रहेगा उसको फुलफिल करेंगे तभी आप बेच पाएंगे। इसे हैंडलिंग के लिए दिशा निर्देश, जैसे कैसे स्टोरेज करना है, कैसे सेलिंग करना है, सबके पास आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है। 2024 कब कराओगे, ऑलरेडी करा दिया गया है, ये भी 2023 का 2 पेपर, 1 या 2 पेपर बचे, वो भी खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है। उसके बाद रिवीजन तगड़ा हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है। बैच ज्वाइन कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। बिना देखो स्टोरेज कैसे करना, सबके पास लाइसेंस होना चाहिए, बिना प्रिस्क्रिप्शन को, ठीक है, किसी को दवा न दे, मतलब आपको ऐसा प्रिस्क्रिप्शन आता है, ठीक है, कोई मांगता कि भैया ये दवा दे दो, तो नार्कोटिक तथा साइकोटिक कैटेगरी में रहेगी तो आपको नहीं देना है। ठीक है। प्रॉपर रिकॉर्ड मैनेज करना कि हमारे यहाँ कितना आया था, कौन ले गया, उसका पूरा डिटेल वगैरह पूरा लिखेंगे। ठीक। नियंत्रण वितरण मतलब क्या होगा ना, कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है। ये प्रमाणीकरण होना चाहिए, मतलब किसी पेशेंट को देना चाहिए तो उसके पास परिमाण होना चाहिए कि अच्छा ये अच्छा डिस्क्रिप्शन लेके आया तो इसको हम दे दिए। तो इसके अंतर्गत मॉर्फिन आता, कोडीन आता है, अल्प्राजोलाम आता है, डाइजापाम आता है, तो ये सब खतरनाक दवाइयाँ होती। अब इसका डिस्पोजल कैसे करना है, सप्लायर को वापस दे दे, मतलब आपके यहाँ आया हुआ तो एक्सपायरी नियर होने वाली है तो उसे सप्लायर को दोबारा वापस दे दे, सप्लायर ले जाएगा अपना काम करेगा। ठीक। अत्यधिक सैनिटाइजर लैंड फिलिंग करेंगे, मतलब अच्छे से बंद कंटेनर में डाल के किसी गड्ढे में, गहरे गड्ढे में उसे हम फिल कर देंगे। ठीक। खुले कंटेनर में, ठीक है, यानी जलाना, मतलब ये खुले कंटेनर में जलाएंगे, एक्चुअल में एयर पॉल्यूशन होगा बट तो आदमी को हम बचा सकते हैं।
ठीक है। खुले कंटेनर उच्च ताप पर भट्ठी में जलाना लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस पे केमिकल द्वारा नष्ट किया जा सकता है। मतलब इन मेथड से तुम क्या कर सकते हो, डिस्पोजल कर सकते हो नार्कोटिक तथा साइकोटिक ड्रग्स को। नेक्स्ट में क्या लिख रखा बाबू, ठीक, लिख रखा राइट ए, ठीक है, राइट ए नोट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स टू ICCU, ठीक है, ICU, NICU और इमरजेंसी वार्ड पे बताना पड़ेगा तुम्हें अच्छे तरीके से। अब इसको कैसे करना पड़ेगा, मतलब जो दवाइयाँ आप बांट रहे हैं तो ICU वार्ड में कैसे दवाइयाँ बांटेंगे, NICU वार्ड में कैसे दवाइयाँ बांटेंगे, कैसी व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए, सब कुछ इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। तो लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स ICCU, ICU, NICU और इमरजेंसी के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ICU, इधर उधर लिख सकते हैं कोई टेंशन नहीं। तो पहले हम ICU में देखते हैं। लिखा सबसे पहले समझते हैं इंट्रोडक्शन। सभी वार्ड में, मतलब इन सभी वार्ड में ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही सटीक होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में वहाँ दवा होना चाहिए, समय समय पर उपस्थित होना चाहिए फार्मासिस्ट, नर्स, सबको, क्योंकि नहीं रहेगा तो ये सब खतरनाक यूनिटी है भाई। वहाँ पर एक ऑलरेडी MBBS डॉक्टर ऑलरेडी हमेशा प्रेजेंट रहता है। ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट, इस यूनिट में इसेंशियल ड्रग्स हमेशा उपलब्ध होना चाहिए, मतलब जो भी आवश्यक की दवाइयाँ हैं इस सभी यूनिट में होनी ही होनी चाहिए। डबल चेक की व्यवस्था होनी चाहिए, डबल चेक मतलब जो दवाइयाँ दे रहे हैं सही है कि नहीं, डबल चेक की व्यवस्था होनी चाहिए। फार्मेसी हमेशा 24/7 मतलब 24 घंटा 7 दिन उपलब्ध होना चाहिए, तभी तो डिस्ट्रीब्यूट आप कर पाएंगे सही से दवाइयाँ। तो ये हो गया इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसे हम क्या बोलते हैं, ICU को इंटेंसिव केयर यूनिट बोला जाता है। फुल नेम भी याद रखना पड़ेगा। NICU क्या होता है, नियोनेटल, ठीक है, अब उसको देखो, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट होता है। हमने लिखा नहीं बट यहाँ पर पूरा आप लिख दीजिएगा, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें केवल न्यू बर्न बेबी शामिल की जाती है। इसमें डोज कैलकुलेशन सटीक व सही होना चाहिए, जो अपना काम करता है, ठीक। तो ये आपके सामने दिया गया है। अब तुम्हारे पास लिखा है ICCU इंटेंसिव की, यानी सी से क्या होता है, कार्डियक केयर यूनिट होना चाहिए, मतलब ऐसे एरिया जो हार्ट वाले पेशेंट रहते हैं, ठीक है, क्रोनिक मतलब जो खतरनाक टाइप में बीमारियां होती हैं उस सब डिजीज यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, जो बहुत मैनेज करने के बन पाते हैं। इसमें कार्डियक संबंधित सभी दवाएं होनी चाहिए, मतलब कार्डियक संबंधित सभी दवा होना चाहिए, 24 घंटे एक फार्मासिस्ट वहाँ उपस्थित होना चाहिए, ठीक। ये हो गया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास इमरजेंसी वार्ड, इमरजेंसी वार्ड में लाइफ सेविंग ड्रग्स को रखा जाता है, जैसे एट्रोपिन होगा, डाइजाफाम होगा, डाइक्लोफेनेक होगा, उन सबको दवा रखा जाता है जो वहाँ पर होनी चाहिए। और याद रखना वहाँ पर किसी भी दवाओं का कमी नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कतें हो जाएगी वही तगड़ी। इसमें बार कोडिंग व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब एक ऐसे वो टेबल होता है ना, तो उस पर टेबल लगा होता है कि ये दवाइयाँ ये है, ये दवाइयाँ ये, हर एक बक्सा लिखा होना चाहिए, उस बक्से को हमेशा फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। बार कोडिंग, बास्केट मेथड यूज करना चाहिए। बास्केट मेथड तुम्हारे पास क्या होता है, जैसे ट्रॉली टाइप में ना वो तो उसमें रखा होना चाहिए। जैसे कोई पेशेंट आया, जैसे मान लीजिए बेड पे लगा, तुरंत हम कमरे में से उसको भरने से उठा कर लाएंगे, तो उस ट्रॉली को यहाँ खड़ा कर देंगे। टाली के स्टेप बाय रैक होता है, तो अच्छा कोई दवा लेना तो ये उठा के मार दो, इंजेक्शन लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, मतलब ट्रॉली मेथड होना चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास बास्केट मेथड यूज करना चाहिए, ठीक। अब हम आते हैं महत्व पे। साफ सफाई और संक्रमण नियंत्रण अति आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि उस एरिया में साफ सफाई नहीं रहेगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दवा का जांच करना ये पहली जिम्मेदारी बनती है, नहीं तो एक आपकी प्यारी सी गलती इन सबकी जिंदगी खराब कर सकती है, ठीक। तो ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है, ये तुम्हारे पास हो गया। इधर पे आते हैं पेज नंबर 2 की तरफ। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, डिफाइन फार्मास्यूट यानी रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होता है और इसको स्टोरेज कैसे करना है, इसको आपको यानी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं आप देखो ध्यान से बताते हैं। सबसे पहले रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते क्या, ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे पास 18 नंबर है जी, ठीक है, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से बने होते हैं उसे रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बोलते हैं। सिंपल सा, ऐसा रेडियो एक्टिव मटेरियल जो दवाओं के लिए उपयोग किया जाता है उसी को रेडियो फार्मास्यूटिकल कहते हैं। तो क्या लिखा है, रेडियो फार्मास्यूटिकल वे ड्रग्स होती हैं जो रेडियो एक्टिव मटेरियल से बनी होती हैं। क्या होती है, रेडियो एक्टिव मटेरियल से बनी होती है, उसी को क्या बोलते हैं, रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बोला जाता है, ठीक। रेडियो फार्मास्यूटिकल को विशेष रूप से डिजाइन की गई प्रोडक्ट होती है जो ट्रीटमेंट और निदान के लिए उपयोग की जाती है। मतलब सिंपल सा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है बट बहुत अच्छे सटीक तरीके से डिजाइन किया जाता है। ये अच्छा कैंसर की थेरेपी के लिए, मोस्टली ये कैंसर की थेरेपी के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। रेडियो फार्मास्यूटिकल
प्रोडक्ट बॉडी में फैलकर उत्सर्जित ठीक है करते हैं और शरीर के इंटरनल आर्गन कामा इंजरी सेल ग्रोथ का क्या कर देते हैं, पता करते हैं। जैसे भी मान लेते हैं किसी को हमें कुछ पता करना कि यानी कहीं हेड इंजरी नहीं हुआ है ना, तो रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का उपयोग करेंगे तो बता देगा कि हेड के अंदर इंजरी हुआ कि नहीं, सेल ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। कुछ ऐसे सेल होते हैं कंटिन्यू ग्रेस करते हैं, जैसे तुम्हारे पास कौन से सेल होते हैं, कैंसर सेल होते हैं, ठीक है, कैंसर सेल होते हैं वो काम करते हैं। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब इसका स्टोरेज कैसे करेंगे जो आपके सामने दे रखा, एक स्पेशल टाइप का कंटेनर होना चाहिए, उसी में हम रखेंगे, इधर उधर नहीं फेंकना है भाई, स्पेशल कंटेनर में रखना चाहिए, ठीक है, स्पेशल कंटेनर में रखेंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, ठीक है, स्पेशल कंटेनर में रखा जाना चाहिए, सेफ्टी तथा सील पैक एरिया में स्टोरेज करें, मतलब ऐसे एरिया में रखें जहाँ पर प्रॉपर सेफ्टी वगैरह बना रहे, ऐसे एरिया में आपको स्टोरेज करना है। नेक्स्ट में क्या लिखा है, जिस एरिया में रखा जाए नेशनल तथा इंटरनेशनल लेवल पर रजिस्टर सेट होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन फिक्स्ड होना चाहिए, नहीं तो किसी एरिया में रख दे किसी को अच्छा पता नहीं है, ठीक है, नेशनल तथा इंटरनेशनल लेवल पे बुक होना चाहिए, ठीक, ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट पे क्या लिखा, कंटेनर में, ठीक है, कंटेनर पर खतरे का चिन्ह होना चाहिए, मतलब जिस कंटेनर में रखना चाहिए उस पर खतरे का चिन्ह होना चाहिए पूरी अच्छी तरीके से, ठीक है। इस पर पूरा मैन्युफैक्चर तथा एक्सपायरी डेट होना चाहिए, मतलब यदि आप यानी रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ला रहे हैं तो उसका तुम्हारे पास मैन्युफैक्चर कब हुआ है, एक्सपायरी डेट उसका कब है, कौन सी कंपनी बनाई है, बैच नंबर, सब कुछ एकदम अच्छे से उस पर लिखा होना चाहिए, ठीक, जिससे हम मैनेज कर सकें आराम से। तो ये रखा तुम्हारे पास रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन, और इसको स्टोरेज कैसे करना यहाँ पर जो हमसे पूछा हुआ था। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या आते हैं भैया, ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, हमारे पास क्या लिख रखा है, मेडिकल यानी मेडिकेशनल थेरेपी मैनेजमेंट क्या होता है, इसको पूरा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। सिंपल सा मेडिकल, ठीक है, मेडिकल, ठीक है, यानी थेरेपी थेरेपी मतलब समझते हो ना, ठीक है, जैसे किसी को उपचार करना, तो यहाँ पर सामने लिख रखा है मेडिकेशनल थेरेपी मैनेजमेंट, जिसे MTM के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसमें शॉर्ट नेम ज़्यादा वगैरह चलता है। तो क्या लिखा है, इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, सिंपल सा, ठीक है, थेरेपी के बारे में, उपचार के बारे में मेन उद्देश्य होता है। तो क्या लिखा, मेडिकेशनल थेरेपी मैनेजमेंट एक केंद्रित सेवा है जिसमें फार्मासिस्ट मरीज की दवा की समीक्षा करना, दवा से जुड़ी समस्याओं का पहचान करना, सब कुछ जिम्मेदारी इस थेरेपी के अंतर्गत ही दी जाती है, ठीक है, इनकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। एटलीस्ट 1.5 घंटा हो गया भाई ये तो, ठीक है, ये समीक्षा करता है। ड्रग्स रिलेटेड इश्यू को सुधारना, मतलब ड्रग्स रिलेटेड कोई भी इश्यू है उसको सुधारना, यानी मैनेजमेंट, ये क्योंकि थेरेपी को मैनेजमेंट कर रहे हैं तो इनको सुधारना इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, मेडिकेशनल थेरेपी मैनेजमेंट सेवा, फार्मासिस्ट, हेल्थ प्रोफेशनल स्टाफ को मेंटेन करना इनकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक, ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट तुम्हारे पास लिख रखा है, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, यानी दवा का सही उपयोग सुनिश्चित करना, क्योंकि मैनेजमेंट ही कर रहे हैं ना, तो दवा को सही से मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं, सही से उपयोग कर रहे हैं कि नहीं, इन सबको मेंटेन करना इनकी जिम्मेदारी होती है। दवा से, ठीक, होने वाले साइड इफेक्ट को कम करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है, ठीक। ड्रग्स रिलेटेड प्रॉब्लम को पहचान और तथा समाधान करना इनकी भी जिम्मेदारी होती है। जैसे ड्रग्स रिलेटेड जैसे कोई प्रॉब्लम हो रही तो उसको पहचानना चाहिए, जैसे कोई दवाइयाँ खाते हैं तो साइन और सिम्टम दिखते हैं, साइड इफेक्ट दिखते हैं, तो वो पहचानना तथा उनका समाधान करना ही आपका काम होता है, ठीक है। पेशेंट की, ठीक है, हेल्थ में सुधार आना, मतलब जो पेशेंट आप उपयोग किए हैं दवाइयाँ, ठीक है, थेरेपी किए हैं, उपचार किए हैं, उसमें कोई सुधार आ रहा है कि नहीं, कि ऐसे ही करके बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर देख रेख करना चाहिए, ठीक है। तो ये लिख रखा, पेशेंट के हेल्थ में सुधार करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, किसकी, ये मैनेजमेंट करता है, ठीक है। ड्रग्स रिलेटेड कास्ट को नियंत्रित करना की, और कास्ट को भी नियंत्रित करना कि थेरेपी लग रहा है तो पैसा बल भर नहीं लगे, ठीक है, बल भर मतलब क्या होगा, महंगी महंगी दवाइयाँ, ठीक है, उस पर कास्ट इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब मिनिमम कम से कम क्या होना चाहिए, ठीक। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा, ठीक है, किसके बारे में, देखिए, मेडिकेशनल थेरेपी मैनेजमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन, ठीक, जो आपके सामने यहाँ दिया गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है जो हमने सामने दिया गया है, ठीक। तो इतना आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना ही लिखना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे दिया बाबू, ठीक है, कह दिया इनलिस्ट टेस्ट यूज एज एक्सेस टू यानी द रीनल फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट को हम किडनी फंक्शन टेस्ट भी कहते हैं। अब ये क्या होता है ध्यान से सुनिए, यहाँ से लिखा है रीनल फंक्शन टेस्ट अथवा KFT के नाम से जाना जाता है। LFT रहेगा तो लीवर फंक्शन टेस्ट, KFT रहेगा तो ठीक है किडनी फंक्शन टेस्ट। इसमें क्या होती है, हमारी किडनी सही से काम कर रही है कि नहीं, इन सबको मेंटेन करने के लिए एक टेस्ट होता है जो ब्लड के द्वारा भी हो सकता है और यूरिन की सैंपलिंग के द्वारा भी हो सकता है।
तो क्या लिखा, किडनी के सही से काम न करने से हमारे शरीर में वेस्टेज मटेरियल इकट्ठा होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। सर एग्जाम डेट बढ़ेगा क्या भाई, पहले उस पर यार, एक ऐसे ऐसे लोग हो यार। तो बताइए अमरीश जी, ठीक है, अब बताइए बढ़ ही जाएगा तो क्या हो जाएगा। अब कहोगे सर हमारी तैयारी थोड़ा सा और बढ़ जाएगी, बूस्ट हो जाएगी, कुछ नहीं होगा भाई। ठीक, हम अब तो सोचो 5 यानी 3-4 साल से तो हम तो पढ़ा ही रहे हैं, कुछ नहीं होता और सब लॉस हो जाता है। ठीक है, आपके माइंड में जैसे मान लेते हैं युद्ध करने जाएं, ठीक है, युद्ध करने जाएं तो सोचेंगे अरे अभी हुन्ना दूर बाढ़ हैं, अभी भाई यहाँ तो मार देंगे उनके तुरंत है, तब तक आप लेजी हो जाएंगे, तब तक भानना से आएगा, 2 तमाचा मार के भाग जाएगा। उसी तरह से एग्जाम है, 9 तारीख आप कॉन्सेंट्रेट होकर मानिए कि भैया 9 तारीख से ही स्टार्ट होगा, उसी पे तैयारी करिए। यदि 1-2 दिन बढ़ता है तो और बूस्ट कर लेंगे, बस काम खत्म। तो बट तैयारी बना के रखिए, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास मटेरियल इकट्ठा होने लगता है, तो इसके लिए कईयों टेस्ट की जाती है हमारे शरीर के अंदर। तो यहाँ पर ब्लड लेते हैं तो उसमें कैरेटिनिन टेस्ट करते हैं, तो मसल से निकलने वाला वेस्ट को भी मेंटेन करता है, जिसे कैरेटिनिन बोलते हैं। अब ये नॉर्मल देखा जाए तो 0.6 से लेकर यानी 1.2 mgdl होना चाहिए। क्या होना चाहिए, mgdl होना चाहिए। अब इससे यदि ज़्यादा रहेगा तो बीमारी, कम रहेगा तो तब भी बीमारी। तो ये नॉर्मल रेंज पे बताया जा रहा है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, मतलब अब ये देखिए ब्लड यूरिया मतलब हमारे जो, ठीक है, सब बॉडी वेस्टेज निकल रहा है, तो यूरिया तथा नाइट्रोजन के रूप में निकल रहा है। अभी हमारे शरीर में डिपॉजिट होगा तो हमें बहुत सारी बीमारियाँ होंगी। अब बताओ यूरिया गांठों में इकट्ठा होगा तो ये हमारी गांठें फूलने लगेंगी और जोड़ों का दर्द बड़ी तगड़ा हो जाएगा। ठीक, तो ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से बनने वाला वेस्टेज, कि हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन का प्रॉपर अमाउंट में उपयोग हो रहा है कि नहीं, तो इसको मेंटेन करने के लिए हम करते हैं। तो ये तुम्हारे पास नॉर्मल जो रेंज देखा जाए तो कितना होता है आपके सामने, ठीक है, नॉर्मल रेंज देखा जाए तो 7 से लेकर 20 mg के बीच में होना चाहिए। अब इससे कम रहेगा तब भी दिक्कत, ज़्यादा रहेगा तो तब भी दिक्कत हो जाएगी। GFR क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है, यदि आप किडनी का नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें ग्लोमेरुलर जो बाउ कैप्सूल यानी कैप्सूल, बाउमन कैप्सूल जो होता है इसे कैप शेप का होता है, उसी को बाउमन कैप्सूल बोला जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोला जाता है। तो किडनी ब्लड को अच्छी, ठीक है, कितनी अच्छी तरीके से फिल्टर कर रहा है उसकी रेट को देखा जाता है। तो ये देखा जाए तो 90 ml पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 90 ml को यदि सही से फिल्टर कर देता है हमारे पास जो नेफ्रॉन का ग्लोमेरुल्स है तो सही है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। यूरिन का एनालिसिस करेंगे, मतलब पेशाब लेंगे तो उसका कलर देखेंगे, ठीक है, तो कलर देखेंगे जैसे तुम्हारे पास नॉर्मल ट्रांस यानी ट्रांसपेरेंट रहेगा, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या है, क्या लिख रहे हैं जी, ठीक है, हमारे पास क्या रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। क्या रहेगा बाबू, ट्रांसपेरेंट रहेगा तो सही है। बट होता क्या, कभी कभी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, येलो कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है, येलो कलर का, तब भी चिंता की बात नहीं है। क्यों, क्योंकि किसी दवाइयों के कारण हो सकता है, किसी खान पान के कारण हो सकता है, या पानी की कमी से हो सकता है, तो ज़्यादा चिंता नहीं। अब लंबे समय तक यदि येलो कलर का होता है तो समझ लीजिए पीलिया होने का चांस हो सकता है, लीवर में कोई दिक्कत है या किडनी में कोई दिक्कत है, ठीक, तो उसे जाँच आप करवा लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। पारदर्शी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिखना चाहिए। यूरिन एनालिसिस करेंगे, यूरिन का एनालिसिस करेंगे तुम्हारे पास बैक्टीरिया, ईस्ट वायरल का इन्फेक्शन तो नहीं है, इसको भी एनालिसिस करके हम अपना काम कर लेंगे। ठीक, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रखा है जी, कह दिया है, लिखा व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्व द जनरल ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन, यानी कि कोई बंदा पॉइजन खा लेता तो उसका स्टेप बाय स्टेप तुम्हारे पास क्या होता है, उपचार होता। तो उस उपचार को आप कैसे करेंगे उसको भी आपको यहाँ मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से आप सुनिए। तो लिख रखा, सबसे पहले समझते हैं पॉइजन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कितने स्टेप बाय स्टेप हम उसे ट्रीटमेंट देते हैं। अब पॉइजन क्या होता है, जैसे कोई बंदा है, ठीक है, या बंदी है, ठीक, कोई बंदा क्या कर ले, कोई चीज़ ड्रग्स कंज्यूम कर लिया, ठीक, कंज्यूम कर लिया, या इनहेल कर लिया, स्किन पे लगा लिया, या इंजेक्शन के द्वारा अपने शरीर में अंदर डाल लिया। अब वो शरीर के अंदर जाते ही हार्मफुल इफेक्ट जब दिखाने लगेगा तो उसे पॉइजन बोलते हैं। अब देखिए लोग बात बात पे कहते हैं जहर खा ले मर जा। देखिए जहर खाएंगे ना बड़ी दर्दनाक मौत होती भाई। हमें इमरजेंसी में तुम सोचो कम से कम 8-10 केस हम खुद बचाए हुए हैं, ठीक, अभी तक, ठीक है। होता क्या है, ठीक है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, हम खुद रियलिटी में बचाए हुए हैं। एक्चुअल में जब जहर खा के आते हैं तो चिल्लाते हैं, चौंकाते हैं भाई कि बचा लो डॉक्टर साहब बचा लो। उस समय जोश जोश में तो खा लेंगे, बहुत लड़कियां भी खा लेती हैं, बट जब वो कंडीशन आती है ना तो बड़ी तेज होता भाई, जैसे एकदम से दिया फाटन टाइप में होता, फाड़ता उस टाइप से हो जाता भाई। क्योंकि ये सल्फास वल्फास खाएंगे ना तो ये गला पकड़ लेगा, आप सांस सही से नहीं ले पाएंगे। तो उसमें क्या करते हैं, एक नली लेते हैं, उनके पेट के अंदर डाल देते हैं, और जो यनियस होता तुम सोचो 10-15 मिनट के अंदर कम से कम 4-5 यनियस चढ़ा दिया जाता है, उसका फिर इंजेक्शन से सक किया जाता है, ठीक है। मतलब उनके पेट के अंदर जो डाइल्यूट जो तुम्हारे पास
पॉइजन उसे डाइल्यूट किया जाता और फिर बाहर खींच के निकाला जाता, सरसर निकलता भाई, ठीक है, वो किया जाता है इसी द्वारा, ठीक है, तो इनके द्वारा किया जाता। तो लिखा है पॉइजन एक सब्सटेंस होता है जो कंज्यूम कोई बंदा कर ले, इनहेल कर ले, स्किन पे लगा ले या इंजेक्ट कर ले तो उसे हार्मफुल इफेक्ट दिखने लगेगा, तो उसे क्या बोला जाएगा बाबू, पॉइजन बोला जाएगा। पॉइजन में कोई दवा, ठीक है, एनिमल पॉइजन भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। अब एनिमल पॉइजन में से सांप किसी को काट ले, ठीक है, बिच्छू तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, बट बहुत सारे जहरीले भी बिच्छू होते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है इनके अंतर्गत। तो पॉइजन एक अत्यंत, ठीक है, खतरनाक सब्सटेंस है जिससे आदमी की डेथ भी हो सकती है। इससे क्या होती है, आदमी की डेथ भी हो सकती है। यदि अब तुम सोच सकते हो कितने खतरनाक होते हैं, ठीक है, इससे किसी पर्सन की भी डेथ हो सकती है, ठीक। तो ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा, कितने तरह के तुम्हारे पास पॉइजन होते हैं यहाँ पर दिया गया है पॉइजन के बारे में। पहले केमिकल नहीं सर, जिंक फास्फाइड जो तुम्हारे चूहा मार दवा होती है, एल्युमिनियम फास्फाइड जो सल्फाइड क्या बोलते हैं, सल्फास खा लेंगे, यही होता है। हाउस होल्ड पे देखा जाए तो तुम्हारे पास ब्लीचिंग पाउडर होता है, केरोसिन ऑयल वगैरह होता है, इसके अंतर्गत आता है। इंडस्ट्रियल में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, साइनाइड आता है, जो बहुत खतरनाक दवाइयाँ ये होती हैं, मतलब बहुत खतरनाक ये होता है, ठीक है। इथाइल ग्लाइकॉल होता है, तो ये भी तुम्हारे पास खतरनाक है, बट उतना खतरनाक नहीं होता। टॉक्सिक प्लांट में देखा जाए तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो जहर होते हैं, ठीक है, जहर होते हैं, जैसे तुम्हारे पास लिखा पॉइजन मशरूम हो गया। टॉक्सिक हर्ब यानी कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो टॉक्सिक हर्ब का तरह काम करते हैं, ठीक। तो ये सब हो सकते हैं जहरीले। कुछ दवाइयाँ होती, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हो गई, नार्कोटिक ड्रग्स हो गई, तो ये सब देखा जाए तो हमारे पॉइजन के कैटेगरी में रखी जाती हैं, ठीक है। ड्रग्स ओवरडोजेज जैसे मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, ठीक है, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये इसी के अंतर्गत आते हैं जो दिए गए हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब यहाँ से तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, स्टेप कितने कितने स्टेप में होते हैं, यानी कि इस स्टेप में अब तुम उपचार किया जाता है, ट्रीट कर सकता है, ठीक है। यहाँ से लिख देते हैं ट्रीटमेंट, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट कितने स्टेप में आप करेंगे। पहला स्टेप प्रारंभिक मूल्यांकन और सुरक्षा, मतलब सबसे पहले उसे देखेंगे कि यानी उसे मूल्यांकन करेंगे कौन सा जहर खाया हुआ है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास पहचान करेंगे, तुरंत 108 पे 200 भान्य से डायल करेंगे, क्योंकि एम्बुलेंस ले आना कंपलसरी है भाई, ठीक है। रोगी की स्थिति की जांच करेंगे, मतलब रोगी की स्थिति का थोड़ा सा एग्जामिन करेंगे कि भाई कौन सा जहर खाया हुआ, जहर का पहचान करेंगे, जो टीबिया खाया है या कुछ भी खाया हुआ है, या उसे सांप कोई काटा हुआ तो सांप को एनालिसिस करेंगे, अच्छा ये सांप इसे काटा हुआ है, तो उसको एनालिसिस करना हमें जरूरी होता है। लिखा है शॉर्ट क्वेश्चन से लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनाएं, ऐसे करो जैसे कि तुम्हारे पास 2 मिनट में कैसे करोड़पति बने, पढ़ना पड़ेगा भाई, और क्या होगा, ठीक है। हेडिंग वगैरह का थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे, लॉन्ग में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया जहर का पहचान करना, फर्स्ट एड बॉक्स में सबसे उपचार करना, सबसे पहली बात। उसके बाद एंटीडॉट उपयोग देना, एंटीडॉट मतलब जैसे उसके लिए, ठीक है, एंटीडॉट मतलब पहचान लेंगे कि अच्छा ये दवा खाया तो उसका एंटीडॉट दे देंगे, ठीक है, नहीं होगा, ठीक, तो उसे एक्टिवेटेड चारकोल देंगे जो यूनिवर्सल एंटीडॉट के अंतर्गत आता है। उसका फिर निगरानी करेंगे, यदि सही रहेगा और जहर वगैरह जो खाए रहते हैं सांप ऊपर करते हैं, तो वहाँ पर जैसे सांप किसी को काट लिया, ठीक है, तो उसे ट्रीटमेंट करके कहेंगे हॉस्पिटल में आप ठहरिए 4 घंटा, तो वो कोई साइन एंड सिम्टम नहीं दिखेगा तो कहेगा भैया आप जा सकते हैं, नहीं तुम्हारे तो 2 घंटा बाद कहीं साइन एंड सिम्टम दिखे तो आदमी की डेथ हो सकती है। तो इस सबको मूल्यांकन इसी के द्वारा किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है जी, ठीक है, करेगा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द ड्रग्स इंट्रैक्शन, यानी ड्रग्स इंट्रैक्शन कैसे होता है उसका तुम्हारे पास क्लिनिकल, ठीक है, सिग्निफिकेंस बताना पड़ेगा। अब ड्रग्स इंट्रैक्शन क्या होता है इनके बारे में समझिए। ड्रग्स इंट्रैक्शन क्या होता है, जैसे किसी का सुने होंगे अरे उनको दवा खाए लड़ गई दवा, या दवा खाए तो खाना से लड़ गया, ऐसे बोलते हैं ना, तो इसलिए डॉक्टर बोलते हैं अच्छा ये दवाई लेना है तो आपको ये खाना परहेज करना है, ठीक है। तो क्यों बताते, क्योंकि कभी कभी वो ड्रग्स इंट्रैक्शन हो जाता है हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा तो आदमी की डेथ होने का चांस बन जाता है, ठीक है। तो क्या लिख रखा ध्यान से सुनिए। ड्रग्स इंट्रैक्शन, ठीक है, ड्रग्स इंट्रैक्शन एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई पदार्थ, ठीक है, कोई पदार्थ दवा की एक्शन को, यानी दवा के एक्शन को इफेक्ट करता है, यानी प्रभाव को बढ़ा देता अथवा घटा देता, या कोई ऐसा प्रभाव उत्पन्न करता है जो हार्मफुल इफेक्ट देता है, उसे क्या कहते हैं, ड्रग्स इंट्रैक्शन बोलते हैं, यानी उसको क्या बोला जाता है एक्चुअल में, ड्रग्स इंट्रैक्शन बोला जाता है,
ठीक, तो ये हो जाएगा ड्रग्स इंटरेक्शन के बारे में। नेक्स्ट में टाइप दे रखा, तो ये दो तरह के होते हैं, कभी कभी दवा दवा से इंटरेक्ट कर जाती है और जहरीला बना देता है, यानी दवा दवा से, इसीलिए डॉक्टर होते हैं ना, कहते हैं अच्छा ये दवा के साथ ये दवा जरूरी है, क्यों, क्योंकि देखा जाए तो तुम्हारे पास कहीं इंटरेक्शन होकर दिक्कत ना हो जाए उससे। दवा भोजन इंटरेक्शन, मतलब कभी कभी क्या होती है, दवा भोजन से इंटरेक्शन कर जाती है, यानी खाने से इंटरेक्शन कर जाती है, दिक्कत हो जाती है। ठीक, तो ये हो जाएगा यहाँ से। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द ड्रग्स इंटरेक्शन, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। ड्रग्स इंटरेक्शन से दवा को मैनेज करना, इफेक्ट करना और परिमाण करना, ठीक है, सबसे पहला इनका मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, मतलब दवा इंटरेक्शन से दवा को मैनेज इफेक्ट करना, जो भी तुम्हें इफेक्ट देख रहा है उसको देखना, परिमाण पर हमें क्या कर देना है, इंटरेक्शन अगेंस्ट वर्क करता है, मतलब मोस्टली देखा जाए तो अगेंस्ट वर्क करता है भाई, ठीक है, जो कर रहे हैं वो सही है। ठीक है, एक गोला जी जो कर रहे हैं, देखिए क्यों, क्योंकि ड्रग्स इंटरेक्शन में मोस्टली साइड इफेक्ट तगड़ा देखने को मिलता है, इफेक्ट कम देखने को मिलता है, साइड इफेक्ट तगड़ा, यानी जो खराब चीज़ें होती है, पॉइजन नेचर की होती है, वो बनने का ज़्यादा चांस होता है। देखेंगे पूरी स्किन पे वो छोटे छोटे दाने आ जाएंगे, तो जान जाएगा अच्छा ये दवा हमारे एलर्जी की तरह काम करे, तो उसको नहीं खाएंगे, या उनको चक्कर आने लगेगा, नींद आने लगेगा, तो ये सब दिक्कतें होती हैं। परिमाण घट अथवा बढ़ सकता है। ठीक है, ये सब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। यानी कोई दवा लिखा, कोई दवा ड्रग्स इंटरेक्शन अभी तक भी अननोन है, मतलब बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं ना, ठीक है, बहुत सारी दवाइयाँ तो हमको नहीं पता कि एक्चुअल में इसके साथ ये इंटरेक्शन करके जहरीला बना सकता है, ये अभी तक अननोन है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास ड्रग्स इंटरेक्शन के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो जस्ट सामने दिया गया है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, पार्ट ए पार्ट बी को हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एनालिसिस करके पढ़ लिया है। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, ठीक है, सब हम एक नंबर वाला देखते हैं। अब एक नंबर में क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर 2023 में सब एमसीक्यू भी हो सकता है, फिल इन दी ब्लैंक्स हो सकता है, फुल फॉर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या लिख रखा, नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड 200 बेड, मतलब 200 पे कितने, 200 यदि बेड रहे तो कितनी फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, अब तुरंत बताइए कितनी होगी। एक्चुअल में देखा जाए तो 200 बेड पे 8 होती है। ठीक है, अभी ये बताए ना, ठीक है, तो वही तुम्हें लिख देना है। इसलिए बोले थ्योरी आप ध्यान से पढ़ते, बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप 1000 एमसीक्यू बता दिए, हाँ आप करेक्ट, जितने भी थोड़ा सा एक्टिव, जितने लोग हैं देखिए, जितने लोग हैं एक्टिवेट होके क्या करिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं लिखेंगे तो आप जा सकते हैं स्किप करके, कोई टेंशन नहीं, बाद में अपना देख लेना। तो मगर जितने लोग हैं वो एक्टिव फॉर्म में क्या करिए, यहाँ से आप ठीक है भाई मोबाइल को रोटेट कर लीजिए, आप ऐसे ही टाइप करिए सर क्या लिख रखा है। लार्ज हॉस्पिटल है, लार्ज हॉस्पिटल किसे कहते हैं, 1000 से ज़्यादा बेड होते हैं, या तुम्हारे पास 500 से 1000 के बीच में होते हैं, 100 से 500 होते हैं, और लेस देन तुम्हारे पास कितने होते हैं, ठीक है 100 होते हैं। अभी KGMU देखेंगे, एम्स देखेंगे, तो इस सब पे तुम्हारे पास तगड़े तगड़े होते हैं। ठीक है, तो 1000 से जितना ज़्यादा बेड रहेगा उतना बड़ा हॉस्पिटल रहेगा, तो 1000 बेड तुम्हारे पास करेक्ट हो जाएगा से ज़्यादा। ठीक, नेक्स्ट में तीसरा नंबर क्वेश्चन, हाँ ऐसे पीटते रहिए। मिनिमम एरिया रिक्वायर फॉर द हॉस्पिटल फार्मेसी, मतलब आपको हॉस्पिटल फार्मेसी खोलना है तो कितनी रिक्वायरमेंट एरिया होनी चाहिए, यानी तुम्हारे पास दे रखा 100 यानी 100 स्क्वायर फीट होना चाहिए, या 200 होना चाहिए, या तुम्हारे पास 250, या तुम्हारे पास 400। देखिए ये जो थोड़ा सा क्वेश्चन है, कह दिया हॉस्पिटल फार्मेसी कितनी होनी चाहिए, तो कहीं कहीं लिखा रहता 100 स्क्वायर फीट, कहीं कहीं 250 फीट। तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो तुम्हारे पास 250 जो फुट है, ठीक है, ये एक यानी जो ठाकुर वाली पब्लिकेशन TP वाली बुक है उसमें दिया, बट निराला वाले में दिया है 100 स्क्वायर फीट होनी चाहिए। ठीक, तो आप 250 पे मारिए। अभी यूनिवर्सल डॉट कंटेन, अभी बताओ यूनिवर्सल जो डॉट होता है उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, टैनिन एसिड होता है, और चारकोल, सब कुछ मिक्स होता है। कंटेन कहा, यूनिवर्सल डॉट यदि कहेगा, देखिए कहेगा यूनिवर्सल, तुम्हारे पास एंटीडॉट कहेगा तो आप एक्टिवेटेड चारकोल मारिएगा, तब कहेगा यूनिवर्सल एंटीडॉट में क्या क्या चीज़ होता है, तो कंटेन मतलब क्या क्या चीज़ होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, टैनिन एसिड होता है, चारकोल होता है, तो ऑल ऑफ दीज पे टिक मार देंगे आराम से। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, परजेंस ऑफ, ठीक है, परजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिया, मतलब जो आप पेशाब कर रहे हैं आपके पेशाब में, ठीक है, पेशाब में यदि प्रोटीन पाया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, ग्लाइकोसूरिया बोला जाता है या प्रोटोनूरिया बोला जाता है। दोबारा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, यदि पेशाब कर रहे हैं, ठीक है, यदि आप पेशाब कर रहे हैं तो आपके पेशाब में यदि प्रोटीन की मात्रा प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसूरिया बोलेंगे या प्रोटोनूरिया बोलेंगे, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, प्रोटोनूरिया बोला जाता है, तो प्रोटोनूरिया इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में, हाँ प्रोटोनूरिया इज द करेक्ट ऑप्शन। फार्मासिस्ट आर एसोसिएटेड विथ, मानी फार्मासिस्ट क्या होता है, एसोसिएटेड विथ क्या होता है, वो फार्मासिस्ट करता क्या है, डायग्नोस ऑफ डिजीज, यानी डिजीज का ट्रीटमेंट करता है, नहीं वो डॉक्टर करते हैं,
वो डिस्पेंसिंग करता, दवा का क्या कर देता है, डिस्पेंस करता। जो फार्मासिस्ट है, जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के द्वारा लिखा गया उसको डिस्पेंस करता है। तो ये तुम्हारे पास डिस्पेंसिंग इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में टोटल नंबर ऑफ कॉपी परचेज, ठीक है, ऑर्डर प्रिपेयर, मतलब ऑर्डर को प्रिपेयर करने के लिए कितनी कॉपी आपके पास होनी चाहिए, 5 कॉपी, 6 कॉपी, 7 कॉपी, 9 कॉपी, तो कम से कम आपके पास 5 कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, ये होगा डिस्पेंसिंग करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी पांचवा यानी ए वाला ऑप्शन सही है। कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज कहा है भाई, कोल्ड स्टोरेज कहा है तो किस पे टिक मारेंगे, कोल्ड स्टोरेज पे रहेगा तुम्हारे पास यानी 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। ठीक है, कोल्ड कहा है, कोल्ड कहने का मतलब क्या होगा, 2 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस। कूल कहेगा तो दूसरा चला जाएगा, 0 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता। यदि कूल कहेगा तो 0 से लेकर तुम्हारे पास 2 डिग्री सेल्सियस, यदि कोल्ड कहेगा तो 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस पे टिक मारना है। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, क्या दे रखा, डैश 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 इज एक्टिवेटेड रिक्वायर यानी रिक्वायर बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, टू डिलीवर गुड तथा सर्विस कंज्यूमर, कौन देता, सप्लायर यानी सप्लाई चेन देता है या कोल्ड चेन देता है, तो सप्लाई चेन होता है। जैसे हमारे सप्लाई चेन में एक बंदे से नहीं मिला तो दूसरे से लेंगे, दूसरे से नहीं तीसरे, चौथे, पांचवे, इसी तरह से हम मैनेज कर लेंगे, अपना काम हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, पेशेंट हु कम टू, ठीक है, यहाँ सप्लाई चेन, पेशेंट हु कम टू द पे यानी हॉस्पिटल विथ द जनरल सिम्टम लाइक फीवर कोल्ड, और तुम्हारे पास कॉमन कोल्ड हो गया, तो मतलब ऐसे पेशेंट जो तुम्हारे पास क्या हो गया, ये सब जैसे किसी को बुखार हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, तो वो आएगा आउट पेशेंट दिखाएगा, मतलब ओपीडी में दिखाएगा, वो भाग जाएगा, तो उसके बाद फिर हॉस्पिटल में भर्ती करोगे या जनरल आउट पेशेंट देखेंगे, तो ओपीडी में देखकर हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, पर्ची कटाएगा, डॉक्टर से मिलेगा, दवाई लेके अपने घर चला जाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जनरल आउट पेशेंट बोलते हैं। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, डिजीज ऑफ ब्रेन ड्यू टू द एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज नोन, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो हमारे पास क्या होता है ओपीडी में दिखाएगा। हाँ सही, ओपीडी करेक्ट है। मतलब ऐसा डिजीज जो हमारे पास क्या होता है, हमारे ब्रेन में जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है वो एबनॉर्मल हो रहा है, सही से नहीं हो रहा, तो उसके कोमा बोलेंगे या एपिलिप्सी, यानी उसे मिर्गी बोला जाता है, मिर्गी मतलब एपिलिप्सी बोलता है। अब कॉन्सुलेंट रहे तो उस पर भी टिक मार सकते हैं, तो यहाँ पर मिर्गी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में इंक्रीज, ठीक है, इन हार्ट रेट, यदि हार्ट रेट इंक्रीज होता तो उसे क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं या टैकीकार्डिया, यानी ट्रैकीकार्डिया बोला जाता है। जब हार्ट रेट बढ़ जाता, धक 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 करने लगता, तो उस कंडीशन को ट्रैकीकार्डिया बोला जाता है, तो ट्रैकीकार्डिया पे टिक मार देंगे यहाँ से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, ठीक है, टेस्ट इज फॉर डिटेक्टिंग द बाइल पिगमेंट, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो तुम्हारे पास लीवर से निकल रहा है, लीवर से निकल रहा बाइल स्टोर करेगा गाल ब्लैडर, तो गाल ब्लैडर जब सीक्रेट करता है तो उसे डिटेक्ट करने के लिए यानी बाइल पिगमेंट सही है कि नहीं, उसे क्या कौन सा प्रयोग क्या बोलते हैं, लिपिड पैनल बोला जाता है, या तुम्हारे पास यानी फोर्स टेस्ट बोला जाता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बोला जाता है, यानी रीनल फंक्शन किया जाता है, तो उसे हम पोस्ट, ठीक है, लिखा पोस्ट, ठीक है, टेस्ट बोला जाता, तो ये बी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन। 6 मिनट वॉकिंग टेस्ट, मतलब बोलेगा भाई 6 मिनट तुम चल के आओ, तो उससे सांस फूल रहा है कि नहीं, सही से लंग्स इसका काम कर रहा है कि नहीं, इसको टेस्ट कर लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया जाता है, तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट सीधा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा BAL बाल, ठीक है, ये आल्सो नोन है, जिससे क्या बोलते हैं, डाई मार्केप्टो यानी मार्केप्टोल बोला जाता है, क्या दिया है, डाई मार, ठीक है, कैप्रोल दिया गया, तो ये वाला तुम्हारे पास क्या हो जाए, अर्पिता जी, ठीक है, गुड इवनिंग, ठीक है, अब खत्म होने वाला तब आप आ रहे हैं, बताइए, ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, यहाँ पर आते हैं, लिखा व्हेन टाइप ऑफ पॉइजन इज नॉट, ठीक है, मतलब आपको पता नहीं कि किस तरह से इनके पॉइजन, किस तरह का जहर है, तो किस तरह का एंटीडॉट देंगे, उससे हम यूनिवर्सल एंटीडॉट देंगे, ठीक है, अभी नहीं पता था, निगरानी कर रहे थे, नहीं पता था कि एक्चुअल में कौन सा जहर इन्हें लगा हुआ, तो उसको हम यूनिवर्सल एंटीडॉट देते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा प्रिस्क्रिप्शन फॉर शेड्यूल 3 और शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 कंट्रोल द ड्रग्स ऑफ द वैलिड, मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिए, जैसे कोई एक पेशेंट आया और प्रिस्क्रिप्शन पर्ची लिया है, तो फिर दोबारा वो चला गया किसी, ठीक है, मेडिकल स्टोर पे दिखाने, तो वो जो प्रिस्क्रिप्शन लिया है, ठीक है, ठीक है, नहीं एक्चुअल में पता है, देखो यानी उसका ये क्या उसका बोल रहे हैं भाई, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन देखिए जो लेकर बंदा आ रहा तो उस पर डेट कितना दिन तक पीछे का होना चाहिए, तो दवा दे सकते हैं, जैसे हफ्ता दिन रहेगा तभी दे सकते हैं, 10 दिन 12 दिन 14 दिन ये सब दे सकते हैं, बट 20 दिन से ज़्यादा यदि रहेगा तो नहीं दे सकते हैं, तो 20 दिन पे टिक मारना। बट ये थोड़ा सा देखा जाए, किसी किसी में बुक में 14 दिन लिखा, किसी में 20 दिन, तो 20 दिन तो तुम्हारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास फीफो का फुल नेम क्या होता है, कमेंट बॉक्स में फीफो का फुल नेम भान्ना से लिख के दिखाइए। FEFO, फीफो स्टैंड फॉर, यानी तुम्हारे पास फीफो का जो फुल नेम होता क्या होता है इसके बारे में बताना। फर्स्ट एंट्री फर्स्ट आउट, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट,
फर्स्ट इक्स यानी लिखा है एक्सिट फर्स्ट ओवर या नन ऑफ दीज। अब फीफो का देते ले कितने लिख जैसे हैं जो कमेंट बॉक्स में भर भर के लिख के दिखाते हैं फुल नेम। 9वां नंबर पे 19 नंबर पे चलते हैं, डैश 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 टाइम टेकन बिटवीन द प्लेसिंग ऑर्डर और रिसिपिएंट ऑर्डर ऑफ द डिपार्टमेंट, उसे लीड टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीड टाइम। तो लीड टाइम इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और तुम्हारे पास 20वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, आउट पेशेंट हु आर एबल टू वॉक एंड रिसीव द प्राइमरी हेल्थ केयर इज कॉल्ड। कहने का मतलब क्या होता है, ऐसे पेशेंट जो क्या कर सकते हैं, ठीक है, वॉक करने में एबल होते हैं, ठीक है, वॉक करने में एबल होते हैं, वो नॉर्मल फीवर वगैरह होता है तो उसमें ट्रीट करके वो चले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें रिसीविंग प्राइमरी यानी प्राइमरी हेल्थ आर कॉल्ड है, तो उसे जनरल आउट पेशेंट भी बोला जाता है, एम्बुलेंसरी पेशेंट बोला जाता है। एम्बुलेंसरी मतलब जो मूव करके आते हैं, तो इसको भी आप टिक मार सकते हैं और इस पर भी टिक मार सकते हैं, ठीक है। तो ये एम्बुलेंसरी पे हमने मारा तो बट इस पे भी मार सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया है, पूरी तरह से क्या कर दिया है, हॉस्पिटल फार्मेसी एंड क्लिनिकल, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी को पूरी धज्जियाँ उड़ा के आपके सामने दे दिया है, ठीक है। यदि आप कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, डाउट वाली हम पर्ची आपके सामने लाते हैं, ठीक है। डाउट वाले हम क्या कर देते हैं, पेज आपके सामने यहाँ ओपन करते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बताइए कोई डाउट है कि नहीं, ठीक है। कोई डाउट, पेन हम निकाल लेते हैं, एनी डाउट, किसी को कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। अब हम खुद ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। सर फीफो का फुल नेम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इज द करेक्ट ऑप्शन है। फीफो कहेगा तो फर्स्ट इस पर रखेंगे, ठीक है। और कोई डाउट है, हिंदी इंग्लिश लिखने का मन कर, आपको बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम सर ठीक है ये जो सीरीज स्टार्ट करें सुपर 25 कब आएगा, उसकी टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। अभी स्टेप बाय स्टेप आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, अभी बहुत टाइम है। तो तुम्हारे पास कितना तारीख है भाई, कितना तारीख है जी, ठीक है, आपको बता देना चाहते हैं, ठीक है। तो आज आपका लो 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 27 है, ठीक है, 27। और ये तुम्हारे पास 27 और 3 30 हो जाएगा, ठीक है। 9 वो दिन, वो अभी 11 दिन टोटल और टोटल बचा हुआ है, ठीक है। तो ये तुम्हारा 27 दिन कहाँ है, ठीक है, आज 27 तारीख है, ठीक है। 27 3 30 हो जाएगा और 9 दिन वो बचा हुआ, मतलब 10-12 दिन अभी बचा हुआ है। एक से लेके एक दिन में या 2 दिन में आपका ये पेपर सोल्यूशन खत्म हो जाएगा। 5 दिन के अंदर आपका सुपर 25 क्वेश्चन आपके हाथ में हो जाएगा। उसके बाद आप ढलल्ले से पढ़िए, सब कुछ आपको चुटकी में सब काम हो जाएगा। एक का महीना है तो अरे भाई एक दिन और बढ़ल हो, ठीक है। 27 हो गया, ठीक। अब कोई डाउट हो तो बताइए। सर हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं, यानी इंग्लिश प्लस हिंदी मिक्स होना चाहिए, बट कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का कहा था नोट कहाँ से आते मिलते हैं, ठीक है। यूपी से कौन कौन है, सब तो यूपीएस हैं। बीटीयू बोर्ड का जब पेपर चला तो यूपी से ही चलेगा, ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो ये हो गया। अब कौन सा तुम्हारे पास, सब यूपीएस से ही है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास, और कोई डाउट है। अब इसको, इसका जो तुम्हारे पास नोट कैसे मिलेगा आपको बता देना चाहते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया, इसका प्राइस केवल और केवल 25 रुपये रखी गई है। इसको आप लेके सब क्या मेंटेन कर सकते हैं। सर आपकी ड्यूटी लगती है क्या एग्जाम में, नहीं, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज का किसी का ड्यूटी नहीं लगती, वो सब गवर्नमेंट डॉक्टर, वो सब तुम्हारे जितने भी गवर्नमेंट वाले होते हैं उन्हीं की लगती है, किसी भी स्कूल का नहीं लगते हैं। असिस्टेंस के तौर पर रखे जाएंगे बट वहाँ पर होते हैं ऑलरेडी, ठीक है। और कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है। सुल्तानपुर से कौन कौन है, फिर वही बोल रहे हैं भाई, ठीक है भाई। ये सब नहीं, पढ़ने वाली चीज़ें हम पूछिए आप भाई। लिखे सौरभ जी आप अच्छी चीज़ें, पढ़ने वाली चीज़ें पूछिए, ये कौन सी बात हुई, ठीक। और कोई डाउट हो तो बोल सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट है, ठीक है, कोई भी डाउट है, ठीक है। बैक लग जाएगा, अरे भाई बैक कैसे लगेगा, जब पढ़ेंगे तो बैक कैसे लगेगा, ठीक है। और कोई डाउट, चलिए ठीक है, लगता है किसी के पास कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब कल मिलते हैं आपके सामने, हम कम्युनिटी फार्मेसी या बायो केमिस्ट्री लेकर एकदम अच्छे तरीके से, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना काम खत्म, ठीक है। चलिए अब इसका नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, तो कॉन्टैक्ट किसी भी टाइम कर सकते हैं, ठीक। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट भाइयों, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा भाई, और मस्त पी के सोइए, ठीक। और पढ़ना एकदम से रेगुलरिटी बनाए रखिए, ठीक है। ये 15 यानी तो तुम्हारे पास 13 14 15 दिन बचा हुआ, सब अच्छे तरीके से यूटिलाइज करिए भाई, ठीक है।